वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज फिर 12वीं के हिस्ट्री का छठा यूनिट लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। छठा यूनिट जिसका नाम है नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ भारतीय जद्दोजहद। इसके अंदर हमारे को खाली जगह इस तरीके से आएगी कि भाई पहली खाली जगह जो पूछी गई है, खाली जगह के इलाके पर हंसाजी नायक का मुकम्मल दबदबा था। खाली जगह के इलाके पर हंसाजी नायक का मुकम्मल दबदबा था। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें सही है नांदेड़। दूसरी खाली जगह हमारी है बरतानवी ज़मीन मालिकान ने बिहार में मकामी किसानों को खाली जगह की काश्त करने पर मजबूर किया। खाली जगह का ऑप्शन चारों में से पहला है नील, सही ऑप्शन नील। तीसरी खाली जगह है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत खाली जगह ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत उमेश चंद्र बैनर्जी ने की। चौथी खाली जगह है 1818 में सातपुड़ा या सातमाला और अजंता के इलाकों के खाली जगह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। खाली जगह में लिखना है भील। उसके बाद में अपनी छठी खाली जगह है अहद वस्ता में ओडिशा रियासत के राजाओं के खिदमतगार खाली जगह कहलाते थे। इसके अंदर हम लिखेंगे पायक। सातवीं खाली जगह रियासत कोल्हापुर में किले के रखवालों को खाली जगह कहा करते थे, पायक कहा करते थे, पायक। उसके बाद में है बारकपुर छावनी में तानियात एक सिपाही खाली जगह ने भारतीय सिपाहियों के गुस्से के शोलों को भड़का दिया। इसमें लिखेंगे मंगल पांडे। 9वां नंबर है महाराष्ट्र में खाली जगह ने सतारा में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की मगर वो कामयाब ना हो सके। उसमें रंगू बापूजी गुप्ते। 10वीं खाली जगह हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में खाली जगह सिफारिशात मंजूर की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में खाली जगह सिफारिशात मंजूर की गई। उसमें लिखेंगे 9। अगली 11वीं खाली जगह हमारी 25 नवंबर 1870 को जेम्स स्टीफन ने ताज़ीरात हिंद यानी इंडियन पेनल कोड में दफ़ा 124A को शामिल किया, जिसे खाली जगह के नाम से जाना जाता है, मुल्क से गद्दारी का कानून। अगला नंबर है 12वीं खाली जगह 1899 में गणेश दामोदर सावरकर की तहरीक पर उसके भाई विनायक दामोदर सावरकर ने खुफिया इनकलाबी तंजीम खाली जगह का क़याम किया। खाली जगह में लिखेंगे मित्र मेला। अगला नंबर है अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने खाली जगह तंजीम कायम की। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने खाली जगह तंजीम कायम की। गदर, खाली जगह में लिखेंगे गदर। अगला नंबर है 14 अपना 8 अगस्त 1942 को पंडित नेहरू ने कांग्रेस के मुंबई इजलास में खाली जगह की करारदाद पेश की। उसमें लिखेंगे भारत छोड़ो। अगला नंबर है हमारा नागपुर में जनरल आवरी ने खाली जगह कायम करके अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लाल सेना, खाली जगह में लिखेंगे लाल सेना। अगला नंबर है सवाल नंबर 1 कब्बे गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए और दुरुस्त करके उसको लिखिए। 2 कॉलम है अलीफ और बे। अलीफ में पहले दिया है कुंवर सिंह, उसके सामने लखनऊ। दूसरा दिया हुआ है नाना साहब पेशवा, उसके सामने दिया हुआ है कानपुर। तीसरा दिया हुआ है रानी लक्ष्मी, उसके सामने दिया हुआ है झांसी। चौथा दिया हुआ है चिम्माजी साहब, उसके सामने लिखा हुआ है कोल्हापुर। इसके अंदर गलत जोड़ी है कुंवर सिंह, उसके सामने जो लिखा हुआ है लखनऊ, उसको सही लिखेंगे कुंवर सिंह बिहार। दूसरा ग्रुप इसमें दिया हुआ है अलीफ और बे का। उसमें अलीफ में पहला दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, उसके सामने लिखा हुआ है अभिनव भारत। दूसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, उसके सामने लिखा हुआ है इंडिया हाउस। तीसरा है लाला हरदयाल भाई परमानंद वो दीगर, उसके सामने लिखा हुआ है मित्र मेला। चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, उसके सामने लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें गलत जोड़ी है हमारी वो जो लाला हरदयाल भाई परमानंद और दीगर, उसमें सामने मित्र मेला लिखा हुआ है जो गलत है। सही जोड़ी लिखेंगे हम लाला हरदयाल भाई परमानंद दीगर गदर पार्टी। तीसरा कॉलम है अलीफ और बे का। अलीफ में नंबर 1 में दिया है चंपारण सत्याग्रह, उसके सामने दिया है 1917। दूसरा दिया है रोल टैक, उसके सामने दिया है 1919। तीसरा दिया है तहरीक अदम ताउन, उसके सामने लिखा है 1929। चौथा दिया है डांडी यात्रा, उसके सामने लिखा है 1930। उसमें गलत जोड़ी तहरीक अदम ताउन 1929, सही जवाब लिखेंगे हम तहरीक अदम ताउन 1920। उसके बाद में यानी चौथा ग्रुप अपना जोड़ियों का, जिसमें अलीफ में नंबर 1 दिया हुआ है
द्वारकानाथ टैगोर, उसके सामने लिखा हुआ है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दूसरा है दादा भाई नौरोजी उमेश चंद्र बनर्जी, उसके सामने लिखा हुआ है इंडिया एसोसिएशन। तीसरा है जस्टिस काशीनाथ तिरंबक तिलंग फिरोज शाह मेहता, उसके सामने लिखा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके सामने लिखा है इंडियन एसोसिएशन। गलत जोड़ी है इसमें द्वारकानाथ टैगोर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सही जोड़ी है द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। उसके बाद हमारे को अगला सवाल आता है कि किसी तारीखी जगह, शख्स, वाक़ये का नाम या मकाम का नाम लिखिए। यानी एक जुमला दिया हुआ रहता है, उसके ताल्लुक से हमारे को एक कुछ तो भी नाम देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पहला जुमला दिया हुआ है 1942 में कायम की गई मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम वाले इलाके, यानी मुतवाज़ी हुकूमत ने कौन कौन से इलाके कायम किए थे। जवाब में लिखेंगे बंगाल में मदनापुर, यूपी में बिलिया और भागलपुर, बिहार में पूर्णिया और महाराष्ट्र में सतारा। नंबर 2, 1943 में बरतानिया से आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए आज़ाद किए गए जज़ायर। जवाब लिखेंगे अंडमान निकोबार जज़ायर। तीसरा है 1857 की बगावत की सरबराही जिन्हें सौंपी गई। जवाब है बहादुर शाह जफ़र। चौथा है पेशवा बाजीराव दुबम के मुशीर जिन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया था। जवाब है तिरंबक जी डेंगले। पाँचवा है सतारा ज़िला में बगावत का ऐलान करने वाले रामवंशी बिरादरी के सरबराह। जवाब है चितरंजन सिंह। अगला नंबर है लॉर्ड डलहौजी के ज़रिए बरतानवी हुकूमत में इंज़माम के कानून के ज़रिए शामिल कराई गई देसी रियासतें सतारा, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वगैरह। अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए ज़मीनों के महसूलात के लिए मुतारिफ़ कराए गए नए कवानीन। जवाब है क़याम धारा, जामनदारी, रैयतदारी, मुहालदारी। और उसके बाद नंबर है 1856 में बरतानवी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों को दी गई नई राइफ़लें। जवाब है इनफील्ड राइफ़लें। उसके बाद का नया जुमला है 1857 की बगावत की इब्तिदा के इलाके। 1857 की बगावत के इब्तिदा के इलाके, उसमें लिखेंगे मेरठ, लखनऊ, दिल्ली। अगला नंबर है 1857 की बगावत में शामिल महाराष्ट्र के इलाकों के नाम सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, बगलान, धारवाड़। अगला नंबर है इंतहा पसंद ग्रोह के सरबराह का नाम। जवाब है लोकमान्य तिलक। अगला नंबर है अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के एतदाल पसंद रहनुमा, उसका जवाब है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल गणेश आगरकर। अगला नंबर है अपना 13वां इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास के इनेकाद का मकाम। जवाब है मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 14वां नंबर है दफ़ा 124A के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले भारतीय रहनुमा। जवाब है लोकमान्य तिलक। 15वां जुमला है अपना दफ़ा 124A के तहत जब्त की गई किताब 1857 की पहले जंगी आज़ादी के मुसन्निफ। जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। 16वां नंबर है महाराष्ट्र के पहले मुस्लिह इनकलाबी। जवाब है वासुदेव बलवंत फड़के। 17 है पहली आलमी जंग में बरतानिया की मदद की अपील पर अपनाई गई तिलक की पॉलिसी का नाम। जवाब लिखेंगे हम जवाबी ताउन की पॉलिसी। 18 नंबर है बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष की क़यादत मुकायब इनकलाबी तंजीम का नाम। जवाब है अनुशीलन समिति। 19वां नंबर अपना गदर तंजीम के ज़रिए जारी करदा अखबार का नाम। जवाब है गदर। 20वां नंबर अपना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी वगैरह पर चलाए जाने वाले केस का नाम। जवाब है काकोरी साजिश। 21वां नंबर अपना भारत के दस्तूर की बुनियाद जिन इक़दार पर रखी गई उनके नाम। जवाब है इंसाफ, आज़ादी, मुसावत और भाईचारगी। 22वां नंबर अपना 1942 में बंगाल में कायम कौमी हुकूमत के सरबराह। जवाब है अजय मुखर्जी। अगला सवाल हमको आएगा ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज लिखिए। उसमें पहला है महाराष्ट्र में 1857 से कबल अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने वाली ज़ातें, जमातें और फ़िरके। उसमें लिखा हुआ है भील, रामेशी, पायक, गडकरी। जवाब लिखेंगे हम पायक। 1857 की जंगी आज़ादी में शामिल इलाके मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। जवाब है हैदराबाद। तीसरा जुमला है हमारा लॉर्ड डलहौजी के इंज़माम के कानून के तहत बरतानवी सल्तनत में शामिल देसी रियासतें सतारा, जूनागढ़, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। जवाब है जूनागढ़। अगला नंबर है हमारा जूनागढ़ हो गया। उसके बाद में है 1857 की आज़ादी के सरकर्दा सरबराहन। उसका जवाब लिखेंगे बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब पेशवा, एलन एक्टिव होम, तातिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अब्दुल्ला। उसका 5वां जुमला है अपना सुभाष चंद्र बोस की सरबराही में आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए फ़तह किए गए इलाके। इसमें कुछ इलाकों के नाम दिए हुए हैं जैसे अंडमान निकोबार, अराकान, भूटान। जवाब में लिखेंगे हम भूटान। उसके बाद में है गांधी जी के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई गई तहरीकें, यानी कौन कौन सी तहरीकें गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई थी। इसमें है चंपारण सत्याग्रह, तहरीक अदम ताउन, तहरीक सीर नाफरमानी और तहरीक रेशमी रुमाल। जवाब लिखेंगे तहरीक रेशमी रुमाल। अगला नंबर है अपना मुस्लिह इनकलाबियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर चलाए गए मशहूर मुकदमात।
उसका जवाब हम इसके अंदर नाम दिए हाशमपुरा केस, काकोरी साजिश, मेरठ केस, कानपुर केस। जवाब है हाशिमपुरा केस। उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तंजीम के इनकलाबी सरबरा, उसके अंदर बहुत सारे नाम दिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मैडम कामा, राजगुरु, सुखदेव, बट किशोर दत्त। जवाब है मैडम कामा। अगला नंबर है चटगांव बरतानवी असलाह पर हमला करने वाले हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबरान सूर्या सेन, अरुण आसिफ अली, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेवार। जवाब है अरुण आसिफ अली। 10वां नंबर है इसके अंदर अपना इंतहा पसंद गुरोह के सरबराहान, इंतहा पसंद गुरोह के सरबराहान, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं लोकमान्य तिलक और गोपाल गणेश आगरकर और लाला लाजपत राय, जिसके अंदर गलत है गोपाल गणेश आगरकर। अगला हमारा जो सवाल आएगा वो है कि भाई मुनासिब वजह मुंतखब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। इसमें पहला जुमला जो दिया हुआ है वो है कि पायकों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुस्लिम बगावत कर दी क्योंकि, उसका जवाब लिखेंगे हम अंग्रेज़ों ने पायकों से विरासत में चली आ रही ज़मीनें ज़ब्त कर ली थी। दूसरा जुमला यह दिया हुआ है रियासत कोल्हापुर के गडकरियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उसका सही जवाब हम लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इन गडकरियों के इख्तियारात छीन लिए और उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी। अगला नंबर है ज़मीन के लगान के नए बरतानवी तरीक़ों से किसान तलाश और हुकूमत व ज़मींदार होते चले जा रहे थे। उसका सही जवाब लिखेंगे कि किसानों को हर सूरत में लगान नकद अदा करनी पड़ती थी। चौथा जुमला दिया हुआ है अंग्रेज़ी फ़ौज को 1857 की बगावत की इब्तिदा में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली मगर वो बागियों को कुचलने में कामयाब हो गए क्योंकि ऐन मौके पर नेपाल के राजा जंग बहादुर अपने गोरखा फ़ौजी दस्ते के साथ अंग्रेज़ों की मदद को आ पहुँचा। 5वां नंबर है मलिका बरतानिया ने 1858 में एक ऐलाननामा जारी करके भारतीयों की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की। उसका जवाब है मलिका बरतानिया 1857 की बगावत के वाक़ये को दोबारा नहीं होने देना चाहती थी। अगला नंबर है कि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद अपने दौरे इक़्तिदार में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी। उसका जवाब हम लिखेंगे क्योंकि 1857 की जिद्दोजहद का मुकाबला करते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीयों के इत्तेहाद की ताकत का इल्म और तजुर्बा हो गया था। अगला नंबर है एतदाल पसंदों ने सियासी आज़ादी को तरजीह देने से इनकार कर दिया क्योंकि, उसका सही जवाब है उनका मानना था कि समाजी इस्लाहात के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। अगला नंबर है हमारा इंतहा पसंदों ने समाजी इस्लाह से ज़्यादा सियासी आज़ादी की हिमायत की। उनका मानना था कि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहात के लिए साजगार माहौल फराहम कर सकती है। अगला नंबर है मैं अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने कलेक्टर जैक्सन को कत्ल कर दिया। जवाब वो गणेश दामोदर सावरकर को दी गई सज़ा का बदला लेना चाहते थे। अगला नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबरान ने सरकारी ख़जाना लूटने का मंसूबा बनाया। उसका सही जवाब है वो अपने इनकलाबी अज़ाइम को पूरा करने के लिए लगने वाले पैसे हासिल करना चाहते थे। अगला नंबर है कुछ इनकलाबी नौजवानों ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली क्योंकि, जवाब लिखेंगे वो हुकूमत बरतानिया के नौआबादियाती निज़ाम को उखाड़ फेंक कर मजदूरों की हुकूमत कायम करना चाहते थे। अगला नंबर है भगत सिंह और बट किशोर दत्त ने कानून साज असेंबली में बमों के धमाके किए। उसका जवाब है क्योंकि बरतानवी हुकूमत शहरियों के हुकूक गस्ब करने वाले 2 बिल पास करवाना चाहती थी। अगला नंबर अपना आएगा सवाल अपने को कि दिए गए नक्शे का मुतालिया कीजिए और करके इस पर मबनी सवालत के जवाबत लिखिए। पीछे नक्शा आएगा उसका। इंतहाई शुमाल में 1857 की बगावत में हिस्सा लेने वाले 3 इलाकों के नाम। जवाब है पेशावर, लाहौर, फिरोजपुर। दूसरा है 1857 की बगावत बांग्लादेश के किन इलाकों में फैली। उसका जवाब है ढाका और चटगांव। तीसरा सवाल है मौजूदा महाराष्ट्र से 1857 की बगावत में शामिल इलाकों के नाम लिखिए। जवाब है औरंगाबाद, नागपुर, सतारा और कोल्हापुर। चौथा सवाल है भारत के किन इलाकों या रियासतों में 1857 की बगावत का नुमायाँ असर नज़र आता है। जवाब है शुमाली इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, शहरों वगैरह में। अगला नंबर है 5वां सवाल भारत की किस रियासत में बगावत का कोई असर नज़र नहीं आया। जनाब है जनूबी इलाके कर्नाटक और तमिलनाडु। ये है उसका नक्शा और नाम दिखे यहाँ पे मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, लखनऊ, नसीराबाद, ग्वालियर, झांसी सब नाम दिए हुए यहाँ पे। औरंगाबाद है, बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद अगला सवाल हमारा आता है कि दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर तस्वुराती खाका दिया हुआ है कि भाई अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में ज़मीनों के नए महसूलात के निज़ाम, उनके नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से उन्होंने टैक्स वसूल करने के निज़ाम जारी किए थे। यहाँ दिया हुआ है ज़मानदारी, रैयतदारी, मोहालदारी और क़यामदारी। उसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है खानदेश नांदेड़ यानी 1857
से कब्ल की बगावतें, कौन कौन सी बगावत हुई जो 1857 से पहले हुई है, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। खानदेश में हुई थी भीलों की बगावत, नांदेड़ में हुई थी हंसा जी नाइक की बगावत, और सतारा में रामेशियों की बगावत, और गडकरियों की बगावत हुई थी कोल्हापुर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे खाका दिया हुआ है कि 1857 की बगावत के मुख्तलिफ इलाकों के सरबराहन के नाम, जैसे यहाँ दिया हुआ है दिल्ली में बहादुर शाह बख्त खां, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर के अंदर नाना साहब पेशवा। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला खाका दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कायम से कब्ल की तंजीमें, यानी इंडियन नेशनल कायम होने से पहले कौन कौन सी तंजीमें कायम हुई थी। देखा है 1837 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन कायम हुई, 1866 के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कायम हुई, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कायम हुई, 1884 में मद्रास महाजन सभा कायम हुई। यहाँ पर पांचवा जो खाका दिया हुआ है, कांग्रेस के मशहूर इजलास के शहर और साल, यानी कांग्रेस के जो मशहूर इजलास हुए कौन से सन में और कौन से शहर में हुई। तो कांग्रेस का जो पहला इजलास हुआ है मुंबई में 1885 में हुआ था, दूसरा जो इजलास हुआ है सूरत में 1907 में हुआ, तीसरा जो इजलास हुआ 1920 में नागपुर में हुआ, और चौथा जो इजलास हुआ मुंबई का 1942 में मुंबई में हुआ। उसके बाद में है अगला खाका अपना छठा कि भाई गांधी जी के ज़ेर क़यादत मशहूर सत्याग्रह, गांधी जी के ज़ेर क़यादत मशहूर सत्याग्रह कौन कौन से है। तो 1917 में जो हुई वो चंपारण सत्याग्रह कहलाती है, 1919 में जो हुई रोल टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह कहलाती है, 1920 में जो है तहरीक अदम ताउन कहलाती है, और 1930 में जो है दांडी यात्रा कहलाती है। उसके बाद का जो खाका है वो मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम के इलाके और रियासत है। उसके बाद में सामने जवाब दिया है उसका कि भाई बीला और भागलपुर के यूपी के अंदर जो इलाके थे मुतवाज़ी हुकूमत के, वह है बीलिया और भागलपुर, और बिहार में जो था वो पूर्णिया, बंगाल में जो था वो मदनापुर, और महाराष्ट्र में जो इलाका था वो सतारा। उसके बाद जो सवाल आता है वो आता है कि भी मुख्तसर नोट लिखिए या फिर तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए। इसमें पहला जो नोट दिया है जिस पे हमको लिखना है वो है इंतहा पसंद, यानी इंतहा पसंद के बारे में हमको मालूमात देनी है। उसका हम जवाब ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, इब्तिदा से कांग्रेस में 2 ग्रोह बन गए थे, एक एतदाल पसंद, दूसरा इंतहा पसंद। इंतहा पसंद मुफक्करीन वो थे जिन्होंने इसरार किया कि आज़ादी हमारी फितरी और अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहात के लिए साज़गार माहौल फराहम कर सकती है। दूसरा जो दिया है, लोकमान्य तिलक जो इंतहा पसंद ग्रोह के लीडर थे वो इस बात पर बजीद रहा करते थे कि पहले हमें अपने इस घर को वापस हासिल करना चाहिए जो हमसे दूसरों ने छीन लिया है, तभी हम इसमें इस्लाह कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, लोकमान्य तिलक का मानना ये था कि हुकूमत बरतानिया किसी भी तरह की दरख्वास्त, शिकायत, अरीज़े और तकरीरों पर कान नहीं धरेगी, इसलिए इसमें ताकत से अपनी आज़ादी को हासिल करना चाहिए। अब दूसरा जिस पे हमको नोट लिखना है, आज़ाद हिंद फ़ौज, इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे हम। पहला पॉइंट उसमें डालेंगे, साल 1939 में हिटलर ने यूरोप में दूसरी आलमी जंग का मुआज़ खोल दिया था। दूसरा पॉइंट, इस आलमी जंग में जापान ने जर्मनी का इत्तेहाद बनने का फ़ैसला किया और एशिया के जुनूब मशरिकी बरतानवी इलाकों को फतेह कर लिया। बेशुमार भारतीय सिपाहियों को जापान ने अपना जंगी कैदी बना लिया। तीसरा है, राज बिहारी बोस ने इन भारतीय सिपाहियों को आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल कर लिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस फ़ौज को दोबारा तंजीम की। चौथा पॉइंट है इसमें, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का क़याम किया। पाँचवा पॉइंट है, 1943 के अख्तिताम तक उन्होंने अंडमान निकोबार जज़ायर भी फतेह कर लिए। छठा पॉइंट है इसमें, 1944 में उन्होंने आसाब के मशरिकी सूबे और बरतानवी फ़ौजी छावनी आरकान को फतेह कर लिया। सातवां पॉइंट है, आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाही नामुसाद हालत में भी लड़ते रहे, लेकिन वो अम्फाल तक नहीं पहुंच सके और ना ही इस पर कब्जा कर सके। तीसरा जिस पे नोट लिखना है वो है भारतीय सरकार। जवाब है नंबर 1 पॉइंट है उसमें, महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में एक इनकलाबी क्रांति सिंह नाना पाटिल ने भारतीय सरकार यानी मुतवाज़िन हुकूमत कायम की। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सतारा ज़िला में अंग्रेज़ी अहदे का खात्मा करके अवामी हुकूमत कायम कर दी। नंबर 2 पॉइंट है, इस हुकूमत ने बाज़ाब्ता तरीके से इंतज़ामी कामकाज संभाल लिए और लगान वसूली और नज़्म नस्क़, कानून व इंतज़ामिया, अदल इंसाफ और मुजरिमों को सज़ाएँ देने जैसे फ़राइज़ अदा करने शुरू कर दिए। चौथा नोट जो हमको लिखना है, पायकों की बगावत। इसमें जवाब लिख के अंदर पहला पॉइंट डालेंगे, अहद उस्ता में सिपाहियों की भर्ती का एक तरीका मौजूद था जिसे पायक कहते थे। ऐसे सिपाही जो ज़रूरत पड़ने पर अपने हथियार के साथ जंग के लिए आए। ये ओडिशा की रियासत के राजाओं के खिदमतगार थे। नंबर 3 पॉइंट दूसरा है, राजा ने इन पायकों को काश्त के लिए मुफ्त ज़मीन दे रखी थी। वो अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके गुजर बसर करते थे। इसके बदले में जब जंग का मौका आता तो ये लोग अपने राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेने के पाबंद थे। तीसरा पॉइंट है, 1803 में अंग्रेज़ों ने नागपुर
के भोंसले हुक्मरानों से उड़ीसा फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों ने पाइकों से विरासत में चली आ रही ज़मीन जब्त कर ली। इस वजह से पाइक सख्त नाराज़ हो गए। अंग्रेज़ों के लगाए हुए टैक्स की वजह से नमक की कीमत बढ़ गई, जिससे आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। चौथा पॉइंट है, इसी का नतीजा था कि 1817 में पाइकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह बगावत कर दी। इसकी क़यादत बख्शी जगनबंधु विद्याधर ने की। पांचवा नोट जो हमको लिखना है वो है एतदाल पसंद रहनुमा। उसका जवाब ऐसा लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। गोपाल गणेश आगरकर वगैरह कांग्रेस के एतदाल पसंद रहनुमा थे। उसमें दूसरा पॉइंट है कि उनका मानना था कि समाजी इस्लाहात के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। तीसरा पॉइंट है कि हमें पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, बाद में सियासी आज़ादी की, इसलिए हमें इस समाजी इस्लाहात को तरजीह देनी चाहिए। छठा जो हमारा नोट है वो है जवाबी ताउन की पॉलिसी। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम कि जब लोकमान्य तिलक मंडाले जेल से वापस आए उस वक्त दुनिया में पहली जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था। लोकमान्य तिलक ने ऐसी तजवीज़ पेश की कि भारत को इस आलमी जंग के नतीजे में पैदाशुदा हालात से फ़ायदा उठाना चाहिए। चूँकि उस जंग ने बरतानवी हुकूमत को मुश्किल हालत में डाल दिया, इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन पर दबाव डालने का ये बिल्कुल सही वक्त है। सूबे मुंबई के गवर्नर ने जंग में मदद के लिए हिंदुस्तानी रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की। लोकमान्य तिलक ने बरतानवी हुकूमत को पेश करदा अपनी शराइत में ये वाज़े कर दिया था कि भारतीय सिपाही उसी वक्त जंग में शामिल होंगे जब बरतानवी हुकूमत भारत की आज़ादी देने का वादा करेगी। लोकमान्य तिलक की ये पॉलिसी जवाबी ताउन के नाम से जानी जाती है। जब गवर्नर ने इस पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा तब तिलक उठे और बगैर किसी कुछ कहे उन्हें अपनी जगह से फ़ौरन बाहर निकल गए। अगला नोट है मुस्लिह इनकलाबी तहरीक। इसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम, नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे भारत में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जारी रहने वाली तहरीकें मुख्तलिफ शक्लों और दुश्वार हालात में भी जारी रही। नंबर 2, ऐसी ही एक तहरीक मुस्लिह इनकलाबी तहरीक कहलाती है। नंबर 3, इस इनकलाबी तहरीक का मकसद बरतानवी इंतज़ामिया को कमज़ोर बनाना, लोगों के जहनों से बरतानवी हुकूमत का डर व खौफ निकालना और भारत से बरतानवी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना था। उसके बाद में अपना 8वां है गदर तंजीम, जिस पे हम नोट लिखेंगे। उसका जवाब हम ऐसा लिखेंगे, उसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे अमेरिका और कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने गदर नाम की एक तंजीम कायम की। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खान खोजे वगैरह इसके सरकर्दा रहनुमाओं में से थे। नंबर 2, गदर से मुराद बगावत है। इस तंजीम ने गदर नाम से एक अखबार भी जारी किया। नंबर 3, इस अखबार के ज़रिए हिंदुस्तानियों को वतन परस्ती और इनकलाब के पैगाम दिए गए। हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगले ने इस तरीक़ेकार से बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। उसके बाद सवाल आता है कि दिए गए बयानात की वजूहात बयान कीजिए। उसमें पहला बयान है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उमाजी और उनके साथियों के सरों पर 5000 रुपये नकद इनाम रख दिया। उसकी वजह नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, सतारा ज़िला में रहने वाले रामवेशी बिरादरी ने चित्तरंजन सिंह की सरबराही में बगावत का ऐलान किया। संताजी और रोमाजी नाइक छोटे छोटे रामवेशी गिरोह के सरबराह थे। नंबर 2, उन्होंने चंद साहूकारों के जरिए पूना से मुंबई भेजी जा रही माल व असबाब की खेप को रास्ते में ही लूट लिया। नंबर 3, 1824 में उमाजी ने भाम्बरडा के मुकाम पर सरकारी ख़जाना लूट लिया। नंबर 4 पॉइंट है, दोनों ने अपनी सरगर्मियों से अंग्रेज़ों को परेशानी में डाल दिया। उनकी सरगर्मियों का खात्मा करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने उमाजी नाइक और उसके दोस्त भूजाजी नाइक, पांड्याजी और पिसाजी को गिरफ्तार करने के लिए उनके सरों पर 5000 रुपये का नकद इनाम रख दिया। नंबर 2 पॉइंट है, नांदेड़ में हंसाजी के बगावत का खात्मा हो गया। वजह नंबर 1, हंसाजी नायक नांदेड़ के इलाके में हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने निज़ाम की सल्तनत में अपना इलाका जम करने से इनकार कर दिया। इसके बरक्स उन्होंने निज़ाम के चंद किले फतेह कर डाले, जिससे जंग नागुज़ीर लाजमी हो गई। नंबर 2, मेजर पटमैन, कैप्टन एवानोस, कैप्टन टेलर अपने 400 फौजियों के दस्ते के साथ निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ाम के साथ शामिल हो गए। ये जंग 25 दिनों तक जारी है। आखिरकार हिंसाजी शिकस्त से 2-4 हुए। तीसरा जुमला दिया हुआ है, जिसकी वजह लिखेंगे कि अंग्रेज़ी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों ने नई राइफ़लों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। उसकी वजह उसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, 1856 में बरतानवी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों को नई लंबी दूरी की इनफ्लैट राइफ़ल दी गई और इन राइफ़लों में भरने के लिए नए कारतूस दिए गए। तब फौजी छावनियों में यह अफवाह फैल गई कि इन नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। दूसरा पॉइंट हम ऐसा डालेंगे इसमें कि इन नए कारतूस को राइफ़ल में भरने के लिए कारतूसों की थैली को दांतों से काटना, उधेड़ना पड़ता था। तीसरा है, गाय और सूअर की चर्बी मिले इन कारतूसों को अपने दांतों से तोड़ने का तस्वुर भी भारतीय सिपाहियों के मजहबी बुनियाद पर नामुमकिन था। जिन भारतीय सिपाहियों ने ऐसा करने से इनकार किया, अंग्रेज़ अफसरों ने उन्हें जबरन ऐसा करने पर मजबूर किया। साल 1857 में मार्च के महीने में बारकपुर छावनी में तानियत एक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, उसने भारतीय सिपाहियों के गुस्से के शोले को भड़का दिया और भारतीय सिपाहियों ने नई राइफलों को लेने से इनकार कर दिया।
चौथा जो जुमला हमारे को इसमें दिया गया है वो है आखिर अंग्रेज़ से दिल्ली पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो गए। उसकी वजह लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे उसमें। 12 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस बगावत की कमान सौंप दी जो उस वक्त दिल्ली के हुक्मरान थे। उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान के तौर पर दोबारा बहाल किया गया। नंबर 2, इस तरह बहादुर शाह जफर बगावत के आम सरबराह बन गए। उनके अलावा नाना साहब पेशवा, तातिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, सेनानी बख्त खां वगैरह अपने अपने इलाकों में बागियों की कमान संभाले हुए थे। नंबर 3 है, इस बगावत के असरात दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मगरबी बिहार में ज़्यादा शदीद और बड़े पैमाने पर थे। बख्त खां ने दिल्ली की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। नंबर 4 पॉइंट है, 27 मई 1857 को अंग्रेज़ी फ़ौजों ने दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली पर हमला किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चौथा पॉइंट है, इस जंग में ब्रिगेडियर निकोलस मारा गया। आखिरकार अंग्रेज़ों ने सर जॉन लॉरेंस नामी बरतानवी सिफारतकार और सिक्कों के फौजी दस्ते की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद 5वां जुमला है, विनायक दामोदर सावरकर को 50 साल के लिए सजाए काला पानी यानी अंडमान निकोबार रवाना कर दिया गया। उसकी वजह में पहला पॉइंट हम लिखते हैं, नंबर 1, 1899 में गणेश दामोदर सावरकर की तहरीक पर उसके भाई विनायक दामोदर सावरकर ने खुफिया इनकलाबी तंजीम मित्र मेला का क़याम किया। दूसरा पॉइंट है, 1904 में इस खुफिया तंजीम का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया। इसी साल विनायक दामोदर सावरकर आला तालीम हासिल करके इंग्लिस्तान पहुंचे। यहाँ से उन्होंने इनकलाबी मज़ामीन, किताबें, पिस्तौल वगैरह भारत में अभिनव भारत तंजीम के अरकान को भेजने का नज़्म किया। नंबर 3 है, उन्होंने इटली के इनकलाब के खालिक जोसेफ मैज़ीनी की सवान हयात भी लिखी। उन्होंने एक किताब बउनवान 1857 की पहली जद्दोजहद आज़ादी भी लिखी। चौथा पॉइंट है, बरतानी हुकूमत को ऐसे ही अभिनव भारत की सरगर्मियों के बारे में पता चला, उन्होंने गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, बरतानी हुकूमत के कलेक्टर जैक्सन ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। गणेश दामोदर सावरकर को दी गई सज़ा का बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कानरे ने नामी नौजवान इनकलाबी ने जैक्सन को कत्ल कर दिया। चौथा पॉइंट है, बरतानी हुकूमत ने इस कत्ल के लिए विनायक दामोदर सावरकर को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। 7वां पॉइंट है, इसके अंदर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें कसूरवार ठहराया और उन्हें 50 साल के लिए सजाए काला पानी अंडमान रवाना कर दिया। छठा जुमला है, बरतानवी हुकूमत ने नील की काश्त को लाजमी करार दिए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। उसका जवाब है, नंबर 1, बिहार में ज़मीन और बागात के बरतानवी मालिक मकामी किसानों को सिर्फ नील की काश्त करने पर मजबूर करते थे, बल्कि वो इन किसानों से बड़े ही कम दामों में नील खरीदते भी थे। नंबर 2, गांधी जी ने इस इस्तेसाल के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया और इन किसानों को सत्याग्रह के जरिए इस तकलीफ से आज़ादी दिलाने का फैसला किया। नंबर 3, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण ज़िले में मकामी किसानों के मसाइल को पुरजोर तरीके से पेश किया। नंबर 4 पॉइंट है, बिला आखिर गांधी जी अपने मकसद में कामयाब रहे और बरतानवी हुकूमत ने नील की काश्त को लाजमी करार दिए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 7वां जुमला इसके अंदर है, बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नज़र आने लगा। उसकी वजह में नंबर पहला 1 पॉइंट डालेंगे हम, इस दौर में भारत में एक अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियादें कमज़ोर होनी शुरू हो गई और भारत छोड़ो तहरीक के जरिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अवाम की नाराज़गी और शदीद मुखालफत का मुजाहरा हो गया था। दूसरा है, बरतानवी इंतज़ामिया को महसूस हो गया अब इनके लिए भारतीयों पर ज़्यादा दिनों तक हुकूमत करना आसान नहीं रह गया और बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नज़र आने लगा था। तीसरा पॉइंट है, 1946 में भारतीय बहरिया के सिपाहियों में बगावत ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बेचैनी में इजाफा कर दिया। अगला सवाल हमको आता है, अपनी राय लिखिए या अपने नज़रियात बयान कीजिए। उसमें पहला सवाल यह आया कि दुनिया में नौआबादियत का उरूज यूरोपी तिजारत में हुई ज़बरदस्त तौसे का नतीजा था। उसका हम जवाब लिखेंगे कि नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे, सनती इनकलाब की वजह से यूरोपी सरमायादारों को अपना जायज़ सरमाया सनतों और तिजारत में लगाने का मौका मिला। नंबर 2 लिखेंगे हम, यूरोप में सनतों के उरूज ने खाम माल के ज़राए की ज़रूरत और पक्के माल के फ़रोख्त के लिए बाजार की तलाश, इन दो मकासद को पूरा करने के लिए यूरोपी बाशिंदों को एशिया और अफ्रीका की तरफ खींचा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम उसमें डालेंगे, यूरोपी ताजिर जायद पक्का माल फ़रोख्त करने और ख़ाम माल सस्ते दामों पर हासिल करने के लिए एशिया और अफ्रीका में आए। चौथा पॉइंट है, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कुदरती और मादनी ज़राए पर मुस्तकिल कब्ज़े के बारे में सोचा। मकामी राजाओं से इजाज़त लेकर धीरे धीरे उन्होंने साहिली इलाकों में अपनी फैक्ट्रियाँ कायम करनी शुरू कर दी। पाँचवा पॉइंट है, इन तिजारती मराकिज़ की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी मजबूत बहरी फ़ौज का इस्तेमाल किया। छठा पॉइंट है, मकामी राजाओं को शिकस्त देकर वो साहिली इलाकों पर काबिज़ हो गए और उन इलाकों पर अपनी अपनी सल्तनतों में शामिल कर लिया। सातवां पॉइंट है, अपने मकबूजा इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा करार देकर उन्होंने यहाँ अपनी नवाबदी बसाई और बड़े पैमाने पर माशी इस्तेहसाल का आगाज़ किया। आठवां पॉइंट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में नवाबदियत का उरूज यूरोपीय तिजारत में हुई ज़बरदस्त तौसे का नतीजा था। दूसरा सवाल ऐसा है हमारा कि स्वतंत्र वीर सावरकर
के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी ये भारत की पहले जंग आज़ादी कहलाती है। उसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि स्वतंत्र वीर सावरकर के मुताबिक 1857 की बगावत में पहली मरतबा हर ज़ात, हर मज़हब और हर फ़िरके के लोगों ने मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। नंबर 2 पॉइंट है, इस बगावत में पहली मरतबा मकामी राजे, रजवाड़े और देसी रियासतों के हुक्मरानों ने भी मुत्तहद होकर हिस्सा लिया। तीसरा पॉइंट है उसमें, इस बगावत में हर किसी के अंदर रियासत के बजाय कौम परस्ती के जज्बात पैदा हुए। इस कौम परस्ती ने लोगों को मुस्तहिद होकर लड़ने के लिए आमादा किया। चौथा पॉइंट है, 1857 की बगावत में हुक्मरान सिपाहियों के साथ साथ आम लोगों ने भी पुरजोश हिस्सा लिया और अपनी जान एक मकसद की खातिर कुर्बान कर दी। पाँचवा पॉइंट है इसमें, यह बगावतें अगरचे नाकाम हो गई मगर इस बगावत ने नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ बड़ी ताकत से लड़ने के इरादे को मज़ीद पुख्ता कर दिया। छठा पॉइंट है, इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी ये भारत की पहली जंग आज़ादी कहलाती है। तीसरा सवाल ऐसा है कि 1857 की जंग आज़ादी दरअसल अंग्रेज़ों की कारस्तानी और हिंदुस्तानी समाज में फूट डाल और हुकूमत करी की पॉलिसी का नतीजा थी। जवाब उसका लिखेंगे हम। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, 1857 की जंग आज़ादी बरतानवी फ़ौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों के दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी और तनाव के नुक्ता उरूज पर पहुँच जाने की वजह बरपा हुई थी। नंबर 2, इसके पसेपुश सियासी, समाजी और मजहबी माशी असबाब भी थे। अंग्रेज़ अफसरान के ज़रिए हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ बरता जाने वाला नारवा सलूक और उन पर मुसल्लत की जाने वाली पाबंदियाँ इससे बेचैनी की बुनियादी वजूहात में शामिल थी। नंबर 3, भारतीय सिपाही अपने भत्तों में की जाने वाली कटौती से नाराज़ थे। इसके अलावा समंदर पार की मुहिमात के लिए मजबूर किया जाना, रोज़ाना परेड की दौरान अफसरान के जरिए जलील किया जाना और तरक्की और तबादले के मामले और मौक़े में किया जाने वाला तासुब, अल्तुआ और टाल मटोल का रवैया, इन सभी ने मिलकर भारतीय सिपाहियों के दिलों की ज़बरदस्त ठेस पहुँचाई थी। नंबर 4 है, शहरी सतह पर लॉर्ड डलहौजी ने बदइंतज़ामी का कानून और गोद लेने पर पाबंदी का कानून इख्तियार कर रखा था, जिसने इन रियासतों के हुक्मरानों में बेचैनी और लोगों को गुस्सा पैदा कर दिया था। नंबर 5 है, अपनी इस पॉलिसी पर अमल करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने रियासत सतारा, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वगैरह का बरतानवी सल्तनत में इंतजाम करवा लिया था। नंबर 6 है, इस तरह के इंतजाम की वजह से देसी रियासतों की अफवाज को भी ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार अवाम ने अपने पुराने पेशे यानी खेतीबाड़ी की तरफ लौटने का फैसला किया, जिसकी वजह से काबिल काश ज़मीन पर ज़बरदस्त बोझ बनने लगा। 7वां पॉइंट है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये यकीन हो गया कि कंपनी की हुकूमत अपने इंतज़ामी क़वानीन के ज़रिए उनके मज़ाहिब और अक़ीदों को बर्बाद करने पर तुली है। 8वां पॉइंट है, इसमें अंग्रेज़ों के ज़रिए मुतारिफ़ करवाए गए ज़मीन की लगान के इन नए निज़ामों से किसान कल्लाश और हुकूमत और ज़मींदार बर्बाद हो रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना, इससे कबल ज़मीन की लगान अनाज और दीगर अशिया की सूरत में जमाई करवाई जा सकती थी, मगर अब किसानों को लगान की नकद सूरत में अदा करनी पड़ती थी। अगला नंबर है, चाहे कहत हो या फसल हो ख़राब हुई हो, टैक्स अदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ज़्यादातर अरसा कहत साली का रहा, किसानों को संगीन हालत में भी इन कवानीन का पाबंद रखा गया। अगला नंबर है कि कहत साली और वबाई अमराज ने बड़े पैमाने पर इंसानों और जानवरों को मुतासिर किया। ऐसे संगीन दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत का तरीक़ाकार गैर इंसानी और ज़ालिमाना ही रहा। अगला नंबर है, इस तरह हासिल की गई ज़मीनों पर अंग्रेज़ मालिकान नील जैसी नकदी फसलों की काश्त के लिए मुख्तस कर देते थे। अंग्रेज़ी सनतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का बड़े पैमाने पर इस्तेसाल किया गया, इनकी हालत इंतहाई ख़राब थे। अगला नंबर है, पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, मायूसी और बदअक़ीदगी फैल गई, जिसने आम लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी। अगला नंबर है, हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज के हवाले से इस तरह के मुनज़्ज़म मालियाती इस्तेसाल और जबरी मजहबी तब्दीली जैसी बरतानवी पॉलिसी ने भारतीय अवाम की बेचैनी में इजाफा और नुमाया किरदार निभाया। अब हमारे को सवाल आता है कि मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसके अंदर अगर अपना जो सवाल आएगा वो है, ऐसा सवाल है, 1822 के अख्तिताम तक लेफ्टिनेंट ओटर्म ने भीलों की बगावत का कामयाबी से कलमका किया। जवाब है, नंबर 1 पॉइंट है उसमें, 1818 में अंग्रेज़ों ने पूरे खानदेश पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। सातपुड़ा, सातमाला और अजंता के इलाकों के भील अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। दूसरा पॉइंट है, पेशवा बाजीराव दुगम के मुशीर तिरम्बक जी डेंगले को अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया, उसने कैद से फरार होने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट है, तिरम्बक जी डेंगले के भतीजों गोड़ा जी और मुहापा की क़यादत में भीलों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। तकरीबन 8000 के करीब भीलों ने इस बगावत में हिस्सा लिया। चौथा है, कैप्टन बर्गस ने भीलों को मिलने वाली तमाम रसद को बंद कर दिया। इसी दौरान एक और बरतानवी अफसर माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन ने भीलों को मुतमईन करने की पॉलिसी अख्तियार की। 5वां पॉइंट है, इसमें उन्होंने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के काम में लगाया गया। इस अफसर ने भीलों को नौकरियों और पेंशन की पेशकश की, तमाम भीलों को यका व तनहा कर देने की पॉलिसी भी जारी रखी।
छठा पॉइंट है इसमें, लेफ्टिनेंट ऑट्रम के जरिए भी हज़ारों भीलों पर मुश्तमिल एक और बगावत को उछला गया, ताहम वो भीलों के साथ मुकीम भी रहा और उसने उनका एतमाद जीत लिया। सातवां पॉइंट है, उसने भीलों को शहरी तमद्दुन ज़िंदगी के सुधारे में लाने की कोशिश की। इसने भीलों के लिए आम नाफी ज़मीन की अति ज़राअती कर्ज की सहूलत दी। उसने झांसी के जराइम की सज़ाएँ मुलतवी करके उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया और भीलों की मुखालिफत को कमज़ोर कर दिया। दूसरा सवाल है, रवींद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया। जवाब उसमें पहला पॉइंट है, बरतानवी हुकूमत ने भारत में तेज़ी से फैल रही कौमी तहरीकों को कुचलने के लिए कमेटी बनाई। इस कमेटी के सदर सर सिडनी रोलेट थे। नंबर 2, इस कमेटी ने 1919 में एक कानून को मंजूरी दी जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, उसमें इस कानून के जरिए बरतानी हुकूमत को इख्तियार अता किया गया कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को बगैर वारंट और तफ्तीश के कैद में रख सकती है या उस पर मुकदमा दायर कर सकती है। चौथा पॉइंट है, उसमें महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के जरिए एहतजाज करने का फैसला किया। गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को अवाम से रोज़मर्रा के कारोबार बंद करके बड़े पैमाने पर हड़ताल में शरीक होने की दरख्वास्त की। पाँचवा पॉइंट है, पंजाब में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार का दिन था। इस त्यौहार को मनाने और जलसे में शरीक होने के लिए हज़ारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हो गए। उनमें से बेशुमार लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं था कि हुकूमत इस तरह के अवामी एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। सातवां पॉइंट है, जनरल डायर ने वार्निंग दिए बगैर उन लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस हादसे में तकरीबन 400 मासूम निहत्ते लोग मारे गए और हज़ारों लोग शदीद जख्मी हुए। इस वाक़ये को जलियांवाला बाग कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, इस वाक़ये ने पूरे भारत में लोगों में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी और रवींद्रनाथ टैगोर ने इस वाक़ये को शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हुए बरतानवी हुकूमत का अता करदा सर का खिताब लौटा दिया। तीसरा सवाल हमारा है, बरतानवी फ़ौज ने गडकरियों को हथियार डालने पर मजबूर क्यों किया। जवाब है, नंबर 1 पॉइंट है उसमें, रियासत कोल्हापुर में किले के रखवालों को गडकरी कहा जाता था। मराठों के दौर में गडकरी एक तनख्वाहदार अफसर हुआ करते थे, ताहम अंग्रेज़ों ने गडकरियों के इख्तियार छीन लिए और उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। दूसरा पॉइंट है उसमें, इस फैसले के खिलाफ मज़ाहमत रियासत कोल्हापुर के करीब सामनगढ़ में हुई। इन गडकरियों को काबू में करने के लिए कैप्टन ऑटर्म अपने दस्तों के साथ वारिद हुआ। अपने पहले दौर में बागियों ने पन्हाला, पावनगढ़ और विशालगढ़ के किलों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरा पॉइंट है, बाद अज़ा मद्रास से मजीद मसलह दस्तों को उनकी सरकोबी के लिए रवाना किया गया और गडकरियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया। चौथा सवाल है, 1942 की भारत छोड़ो तहरीक के दरमियान बनी मुतवाज़न हुकूमत की वजह से बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नज़र आने लगा। उसका जवाब है, इसमें पहला पॉइंट ऐसा है कि 1942 में भारत में चंद ऐसे इलाके थे जहाँ की अवाम ने अंग्रेज़ी इंतज़ामिया को जड़ से उठा फेंका। नंबर 2, बंगाल में मदनापुर ज़िला, यूपी में बलिया और भागलपुर, बिहार में आजमगढ़ के करीब पुरीना वगैरह इलाकों में अंग्रेज़ अफसरों को उनके दफाती छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सभी इलाकों में अवाम ने कारोबार संभाल लिया। तीसरा पॉइंट है, महाराष्ट्र के सतारा ज़िला में एक इनकलाबी क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने पार्टी सरकार कायम कर दी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सतारा ज़िला में अंग्रेज़ी हुकूमत का खात्मा करके अवामी हुकूमत कायम कर दी। चौथा पॉइंट है, इस हुकूमत ने बाज़ाब्ता तरीके से इंतज़ामी कामकाज संभाल लिया और लगान वसूली, नज़्म कानून, इंतज़ामिया, अदल व इंसाफ और मुजरिमों को सज़ाएँ देने जैसे फ़राइज़ अदा करने शुरू कर दिए। पाँचवा पॉइंट है, इस दौर में भारत में एक अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियादें कमज़ोर होना शुरू हो गई और भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम की नाराज़गी और शदीद मुखालिफत का मुज़ाहरा हो गया था। अरे वो मैंने आसिफ के पास दिया था, उसने अभी तक जमा ही नहीं कराया। आ रहा आज वो, मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक, क्या हुआ, मेरे को दे दो। हाँ, आज देखता हूँ लाइक। नहीं, अभी नीचे नहीं आए। आते क्या? आते ना, मिलना है तो बोल रहा हूँ, बेल बजा आ जाते। कोई है क्या ज़हीर हुई? बरतानवी इंतज़ामिया को महसूस हो गया कि अब उनके लिए भारतीयों पर ज़्यादा दिनों तक हुकूमत करना आसान रह गया है और बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नज़र आने लगा है। पाँचवा सवाल है हमारा, रूपोश रहनुमाओं के नाम और उनके कारनामे बयान कीजिए। जवाब है, उसमें पहला पॉइंट है, 1942 से अख्ताम तक आम लोगों की हिमायत से इस तहरीक ने एक नया मोड़ ले लिया। इस तहरीक की क़यादत में नौजवान सोशलिस्ट रहनुमा जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, एस.एम. जोशी और एन.जी. गोरे वगैरह पेश रहे। मकामी सतह पर पूरे मुल्क में बहुत सारे इनकलाबी ग्रोह कायम हो गए। भाई कोताल ने करजत तालुके में आज़ाद दस्ता कायम किया और नागपुर में जनरल आवरी ने लाल सेना कायम करके अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ खुदा को याद करने के अलावा दूसरे भी फरार का रास्ता भी बंद कर दिया। मुंबई में विट्ठल जौहरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने खुफिया रेडियो स्टेशन कायम किया जिनका नाम आज़ाद रेडियो रखा गया।
अगला सवाल हमारा इस तरीके से आएगा कि 1857 की बगावत के बाद मलिका बरतानिया का ऐलाननामे और उसमें शामिल यकीन दहानियों के बारे में मालूमात दीजिए। जवाब में पहला पॉइंट डालेंगे, मतलब मलिका बरतानिया को हिंदुस्तानियों में फैली नाज़गी का पूरा इल्म था, जिसकी वजह से 1857 की आज़ादी को जुला मिली। दूसरा पॉइंट, उसने अमन के क़याम के लिए इस मसले से मुताल्लिक़ एक ऐलाननामा शामिल करवाया, जिसे मलिका बरतानिया का ऐलाननामा कहा जाता है। इस ऐलाननामे के ज़रिए मलिका ने यह वाज़ेह कर दिया था कि तमाम हिंदुस्तानी उसकी अपनी रियाया हैं और इस ऐलाननामे के ज़रिए हिंदुस्तानी को चंद यकीन दहानियाँ करवाना चाहती थी। तीसरा पॉइंट है, मलिका ने हिंदुस्तानियों को यकीन और भरोसा दिलाया कि बरतानवी हुकूमत अब भारतीयों के साथ जात पात, नस्ल, रंग, अक़ीदा और मकामी पैदाइश की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं करेगी। नौकरियां और रोज़गार काबिलियत और महारत की बुनियाद पर दी जाएगी। लोगों के मजहबी मामलों में कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। देसी रियासतों के हुक्मरानों के साथ किए गए तमाम माहदों को पूरी पासदारी के साथ जारी रखा जाएगा। उसके बाद का पॉइंट है, 1857 की इस जद्दोजहद में हिंदुस्तानी समाज व माशरे पर गहरे असरात मरतब किए। एक रियासत और मजहब व फ़िरके से जुड़ी वफादारियों में बढ़कर कौमी वफादारी में तब्दील होने लगी और लोग बतौर एक कौम के मुत्तहद होने लगे। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों से मसले जंग नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए मज़ीद नए जदीद तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल करने की ज़रूरी महसूस की। उसके बाद का है अगला पॉइंट अपना कि 1857 की जद्दोजहद का मुकाबला करते हुए अंग्रेज़ों को भारतीयों के इत्तेहाद की ताकत का तजुर्बा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। अगला सवाल आएगा अपना, एतदाल पसंद गुरोह और इंतहा पसंद गुरोह के दरमियान होने वाली नज़रियाती कशमकश को बयान करते हुए कांग्रेस में होने वाली फूट को बयान कीजिए। उसका जवाब है, उसमें पहला पॉइंट है, कांग्रेस के क़याम के बाद ही इसमें दो बड़े गुरोह पैदा हो गए जो एतदाल पसंद और इंतहा पसंद कहलाए, और इसी अरसे के दौरान महाराष्ट्र में समाजी इस्लाहत से ज़्यादा सियासी इस्लाहत को तरजीह दिए जाने को लेकर बहस छिड़ गई, दलाइल पेश किए जाने लगे। नंबर 2, इंतहा पसंद गुरोह की जानिब से मुफ़क्किर ने इशारा किया कि आज़ादी हमारी फितरी और अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहत के लिए साज़गार माहौल फराहम कर सकती है। नंबर 3, वहीं दूसरी जानिब एतदाल पसंदों का मानना था कि समाजी इस्लाहत के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। चौथा है, गोपाल गणेश आगर का ऐसे मुफ़क्किरीन में से नुमायाँ थे जिनका मानना था कि समाजी इस्लाहत को तरजीह दी जानी चाहिए। नंबर 5 है, वो अक्सर कहा करते थे कि हमें पहले अपनी इस्लाहत करनी चाहिए। नंबर 6, इसके बरअक्स लोकमान्य तिलक जो इंतहा पसंद गुरोह के लीडर थे, इस बात पर वजीद रहा करते थे कि पहले हमें अपने घर को वापस हासिल करना चाहिए जो हमसे दूसरों ने छीन लिया है, तभी हम इसको इस्लाह कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, फिरोज शाह मेहता और गोपाल गणेश गोखले एतदाल पसंद गुरोहों के सरकर्दा लीडर थे। उनका ख्याल था कि अगर वो हुकूमत बरतानिया को अपनी शिकायत मासूबूत के पेश करके कायल कर सके तो हुकूमत भी उन्हें मायूस नहीं करेगी। उसके बाद अक्स लोकमान्य तिलक का मानना था कि हुकूमत बरतानिया किसी तरह की दरख्वास्त, शिकायत, तरीज़ी और तकरीरों पर कान नहीं धरेगी। 1907 में सूरत में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में एतदाल पसंद और इंतहा पसंदों के दरमियान इख्तिलाफ अपने नुक़्ते उरूज को पहुँच गया। एतदाल पसंद गुरोह अराकीन स्वदेशी और बाईकट की सिपाही को नज़रअंदाज करना चाहते थे, वहीं इंतहा पसंद अराकीन एतदाल पसंद के इक़दामात पर रोक लगाना चाहते थे। ऐसे हालत में इजलास के दौरान तनाव में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, दोनों के दरमियान सलाह नामुमकिन हो गई और बिलाखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रोहों में बंट गई। अगला सवाल जो हमारे को आएगा वो है, दिए गए नुकात की मदद से मुफस्सल जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है, 1857 की बगावत से कब भारत में आज़ादी की जद्दोजहद। उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, भारत में भीलों की बगावत, पाइकों की बगावत, रामविशियों की बगावत। पहला हम पॉइंट डील करेंगे भीलों की बगावत। उसका जवाब हम लिखेंगे, 1818 में अंग्रेज़ों ने पूरे खानदेश पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। सातपुड़ा, सातमाला और अजंता के इलाकों के भील अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। दूसरा है, पेशवा बाजीराव दुगम के मुशीर तिरंबक जी डेंगले को अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया, उसने कैद से फ़रार होने की कोशिश की। तीसरा है, तिरंबक जी डेंगले के भतीजों गोड़ाजी महया की क़यादत में भीलों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। तकरीबन 8000 के करीब भीलों ने इस बगावत में हिस्सा लिया। नंबर 4 है, कैप्टन बरगस ने भीलों को मिलने वाली तमाम रसद को बंद करवा दिया। 5वां, इसी दौरान एक और बरतानवी अफसर माउंट स्टुअर्ट लिविस्टन ने भीलों को मुतमईन करने की पॉलिसी अख्तियार की। 6, उन्हें मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के काम में लगाया गया। इस अफसर ने भीलों को नौकरियों और पेंशन की पेशकश की, ताहम भीलों को यका व तन्हा कर देने की पॉलिसी भी जारी रखी। नंबर 7 है, मेजर मोरन ने भीलों को अपने सामने हथियार डालने के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल न छोड़ा। अगला है पॉइंट पाइकों की बगावत। उसमें पहला पॉइंट डालेंगे हम, अहद वस्ता में सिपाहियों की भर्ती का तरीका मौजूद था जिसे पाइक कहते थे। ऐसे सिपाही जो ज़रूरत पड़ने पर अपने हथियार के साथ जंग के लिए आए। ये ओडिशा की रियासत के राजाओं के खिदमतगार थे। राजा ने इन पाइकों को काश्त के लिए मुफ्त ज़मीनें दे रखी थी। वो अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके गुजर बसर करते थे। इसके बदले में जब जंग का मौका आता तो ये लोग अपने राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेने के पाबंद थे। दूसरा है, 1803 में अंग्रेज़ों ने नागपुर के भौंसले हुक्मरानों से ओडिशा फतेह कर लिया।
अंग्रेज़ों ने पाइकों से वरासत में चली आ रही ज़मीनें जब्त कर ली। इस वजह से पाइक सख्त नाराज़ हो गए। अंग्रेज़ों को लगाए हुए टैक्स की वजह से नमक की कीमत बढ़ गई, जिससे आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इसी का नतीजा था कि 1817 में पाइकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह बगावत कर दी। उसकी क़यादत बख्शी जगन बंधु विद्याधर ने की। तीसरा पॉइंट है हमारा रामेशियों की बगावत। इसमें पहला पॉइंट है, सतारा जिला में रहने वाले रामेशी बिरादर ने चित्र सिंह की सरबराही में बगावत का ऐलान कर दिया। सांताजी और उमाजी नाइक छोटे छोटे रामेशी गुरों के सरदार थे। उन्होंने चंद साहूकारों के जरिए पूना से बम्बई भेजी जा रही माल व असबाब की खेप को रास्ते में लूट लिया। तीसरा है पॉइंट है इसमें 1824 में उमाजी नाइक ने भाम्बोरडे के मकाम पर सरकारी खजाना लूट लिया। चौथा पॉइंट है, दोनों ने अपनी सरगर्मियों से अंग्रेज़ों को परेशानी में डाल दिया। उनकी सरगर्मियों को खात्मा करने के लिए बरतानी हुकूमत ने उमाजी नाइक और उसके दोस्त भूजाजी नाइक और पांड्याजी और पेशाजी को गिरफ्तार करने के लिए उनके सरों पर 5,000 रुपये का नकदी इनाम रखा। पांचवा महीने नकद कैप्टन मैककॉन टॉस ने उमाजी की गिरफ्तारी का बेड़ा उठाया और उमाजी ने अपने साथियों को बरतानवी अफसर के कत्ल का हुक्म दे दिया। ताहम अंग्रेज़ों ने भुअर के मकाम पर उमाजी को दबोच लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। उसे पूना में फांसी दे दी गई। दूसरा सवाल आएगा हमको, अंग्रेज़ों के जरिए बनाए गए मुल्क से गद्दारी के कानून दफ़ा 124A की मालूमात झैल की नुकात की रोशनी में लिखी है। नंबर 1 है उसमें पॉइंट, ताजीरात हिंद दफ़ा 124 की तारीफ। नंबर 2 है तिलक का किरदार। नंबर 3 है दफ़ा 124 और महाराष्ट्र। जवाब में है पहला पॉइंट डालेंगे, ताजीरात दफ़ा हिंद दफ़ा 124 की तारीफ। 25 नवंबर 1870 को जेम्स स्टीफन ने ताजीरात हिंद में 124 को शामिल किया, जिसे मुल्क से गद्दारी यानी सेडिशन लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के ज़रिए ये वाज़ेह किया गया कि बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात, मज़ामीन और अलामात जो बगावत या शोरिश का बाअस बनेंगे, उनका इस्तेमाल काबिल सज़ा जुर्म कहलाएगा, जिस पर जुर्माना, कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है तिलक का किरदार। बंगुवासी नामी एक हफ्तावार अखबार को सबसे पहले इस कानून के तहत गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया। 15 जून 1857 को पूना से शाये होने वाले अखबार केसरी ने एक नज़्म बाउनवान शिवाजीचा उदगीर शाये की। लोकमान्य तिलक इसी अशात के ज़मीन में मौजूद अपने इदारे में इसी इशाअत के ज़मीन में मौजूद अपने इदारे में इस नज़्म की हिमायत की, जिसका उन्वान ये था कि हुकूमत करना यानी इंतकाम लेना नहीं, यानी आप हुकूमत कीजिए, इंतकाम मत लीजिए। और मुल्क से गद्दारी किसे कहते हैं? लोकमान्य तिलक इससे पहले भारतीय थे जिन्हें मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में दफ़ा 124A के तहत गिरफ्तार किया गया था। 14 मार्च 1828 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कानून नाफिज किया गया। ये कानून अखबारत में शाये होने वाले ऐसे मज़ामीन से मुताल्लिक़ था जिनसे बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती थी, या फिर ऐसे अखबारी मवाद जो लोगों के दरमियान ज़ात पात, रंग, नस्ल की बुनियाद पर नफरत करते थे। तीसरा पॉइंट है दफ़ा 124 और महाराष्ट्र। इसमें लिखेंगे हम, कोलकाता में मकामी सहाफ़ियों के ज़रिए इस कानून के ख़िलाफ़ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें सार्वजनिक काका कहा जाता था, और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे इस कॉन्फ्रेंस के ऐसे मदऊइन और मुंतज़मीन में से थे जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से इस कानून को लागू कर बरतानवी हुकूमत ने मराठी ज़बान की 210 किताबों को जब्त कर लिया। लोकमान्य तिलक, शिवर अमांते, प्रांची और गणेश दामोदर सावरकर इस कानून के तहत मुल्क से गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया। सावरकर की लिखी किताब 1857 की पहले जंग आज़ादी इन किताबों में से एक थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। अगला सवाल, भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलह इनकलाबियों का किरदार बयान करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कारनामे बयान कीजिए। इसके अंदर नुकात है, पहला मुसलह इनकलाब का दौर, दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम, तीसरा है मकासिद और कारनामे। पहला पॉइंट डील करते हैं मुसलह इनकलाबी का दौर। उसमें पहला पॉइंट है, भारत में बरतानवी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ जारी रहने वाली तहरीकें मुख्तलिफ़ शक्लों और दुश्वार हालात में भी जारी रही। ऐसी ही एक तहरीक मुसलह इनकलाबी तहरीक कहलाती है। नंबर 2, इन मुसलह इनकलाबी तहरीकों का मकसद बरतानवी इंतज़ामिया को कमज़ोर बनाना, लोगों के जहनों से बरतानवी हुकूमत का डर व खौफ निकालना और भारत से बरतानवी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना था। दूसरा पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम। उसके अंदर नंबर 1 है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वगैरह गैर मजहबी तर्ज फ़िक्र रखने वाले इनकलाबी नौजवान थे। नंबर 2, 1928 में उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामी जमात कायम की। अंग्रेज़ों के इस्तेसाल से भारत को आज़ादी दिलाना उनका नज़्बुल ऐन था। तीसरा पॉइंट है, वो भारत से किसानों और मजदूरों के इस्तेसाल करने वाले बरतानवी निज़ाम को जड़ से काट देना चाहते थे। चौथा है, उनकी तंजीम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक आज़ाद शोबा था जो हथियार जमा करने और मंसूबों पर अमल दर आमद
करने का काम करता था। इस महकूमे के सरगना चंद्रशेखर आज़ाद थे। आखिरी पॉइंट है इस सवाल का कि मकासद और कारनामे। इस तंजीम के अरकान ने कई बहादुरी और दिलेरी के काम किए। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। बरतानवी अफसरान को सबक सिखाने और उनके होश ठिकाने लाने के लिए सॉन्डर्स का कत्ल कर दिया गया। नंबर 2 है बरतानवी हुकूमत ने कानून साजी असम्बली में शहरियों के हुकूक पर मुकम्मल डाका डालने और उनके हुकूक गज़ब करने वाले 2 बिल पेश किए थे। नंबर 3 है भगत सिंह और बटकिशोर दत्त ने कानून साज असम्बली में बम के धमाके किए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 1931 में लाहौर में गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी गई। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगला जो यूनिट है यहाँ पे 6ठा यूनिट ख़त्म हो गया। अगला यूनिट हाजिर लेके इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे। वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज फिर 12वीं के हिस्ट्री का 6ठा यूनिट लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। 6ठा यूनिट जिसका नाम है नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ भारतीय जिद्दोजहद। इसके अंदर हमारे को खाली जगह इस तरीके से आएगी कि भाई पहली खाली जगह जो पूछी गई है, खाली जगह के इलाके पर हंसाजी नायक का मुकम्मल दबदबा था। खाली जगह के इलाके पर हंसाजी नायक का मुकम्मल दबदबा था। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें सही है नांदेड़। दूसरा ऑप्शन, दूसरी खाली जगह हमारी है बरतानवी ज़मीन मालिकान ने बिहार में मकामी किसानों को खाली जगह की काश्त करने पर मजबूर कर किया। खाली जगह का ऑप्शन 4 में से पहला है नील, सही ऑप्शन नील। तीसरी खाली जगह है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत खाली जगह ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत उमेश चंद्र बैनर्जी ने की। चौथी खाली जगह है 1818 में सातपुड़ा या सातमाला और अजंता के इलाकों के खाली जगह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। खाली जगह में लिखना है भील। उसके बाद में अपनी 6ठी खाली जगह है अहद वस्ता में ओडिशा रियासत के राजाओं के खिदमतगार खाली जगह कहलाते थे। इसके अंदर हम लिखेंगे पायक। 7वीं खाली जगह रियासत कोल्हापुर में किले के रखवालों को खाली जगह कहा करते थे, पायक कहा करते थे, पायक। उसके बाद में है बारकपुर छावनी में तानियात एक सिपाही खाली जगह ने भारतीय सिपाहियों के गुस्से के शोलों को भड़का दिया। इसमें लिखेंगे मंगल पांडे। 9वां नंबर है महाराष्ट्र में खाली जगह ने सतारा में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की मगर वो कामयाब ना हो सके। उसमें रंगू बापूजी गुप्ते। 10वीं खाली जगह हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में खाली जगह सिफारिशात मंजूर की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में खाली जगह सिफारिशात मंजूर की गई। उसमें लिखेंगे 9। अगली 11वीं खाली जगह हमारी 25 नवंबर 1870 को जेम्स स्टीफन ने ताज़ीरात हिंद यानी इंडियन पेनल कोड में दफ़ा 124A को शामिल किया, जिसे खाली जगह के नाम से जाना जाता है, जिसे खाली जगह के नाम से जाना जाता है, मुल्क से गद्दारी का कानून। अगला नंबर है 12वीं खाली जगह 1899 में गणेश दामोदर सावरकर की तहरीक पर उसके भाई विनायक दामोदर सावरकर ने खुफिया इनकलाबी तंजीम खाली जगह का क़याम किया। खाली जगह में लिखेंगे मित्र मेला। अगला नंबर है अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने खाली जगह तंजीम कायम की। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने खाली जगह तंजीम कायम की। गदर, खाली जगह में लिखेंगे गदर। अगला नंबर है 14 अपना 8 अगस्त 1942 को पंडित नेहरू ने कांग्रेस के मुंबई इजलास में खाली जगह की करारदाद पेश की। उसमें लिखेंगे भारत छोड़ो। अगला नंबर है हमारा नागपुर में जनरल आवारी ने खाली जगह कायम करके अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लाल सेना, खाली जगह में लिखेंगे लाल सेना। अगला नंबर है सवाल नंबर 1 का बे गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए और दुरुस्त करके उसको लिखिए। 2 कॉलम है अलीफ और बे। अलीफ में पहले दिया है कुंवर सिंह, उसके सामने लखनऊ। दूसरा दिया हुआ है नाना साहब पेशवा, उसके सामने दिया हुआ है कानपुर। तीसरा दिया हुआ है रानी लक्ष्मी, उसके सामने दिया हुआ है झांसी। चौथा दिया हुआ है चिम्मा जी साहब, उसके सामने लिखा हुआ है कोल्हापुर। इसके अंदर गलत जोड़ी है कुंवर सिंह, उसके सामने जो लिखा हुआ है लखनऊ, उसको सही लिखेंगे कुंवर सिंह बिहार। दूसरा ग्रुप इसमें दिया हुआ है अलीफ और बे का। उसमें अलीफ में पहला दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, उसके सामने लिखा हुआ है अभिनव भारत।
दूसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, उसके सामने लिखा हुआ है इंडियन हाउस। तीसरा है लाला हरदयाल भाई परमानंद व दीगर, उसके सामने लिखा हुआ है मित्र मेला। चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, उसके सामने लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें गलत जोड़ी है हमारी, वो जो लाला हरदयाल भाई परमानंद और दीगर, उसमें सामने मित्र मेला लिखा हुआ है जो गलत है। सही जोड़ी लिखेंगे हम लाला हरदयाल भाई परमानंद दीगर गदर पार्टी। तीसरा कॉलम है अलीफ और बे का। अलीफ में नंबर 1 में दिया है चंपारण सत्याग्रह, उसके सामने दिया है 1917। दूसरा दिया है रोल टैक, उसके सामने दिया है 1919। तीसरा दिया है तहरीक अदम ताउन, उसके सामने लिखा है 1929। चौथा दिया है डांडी यात्रा, उसके सामने लिखा है 1930। उसमें गलत जोड़ी तहरीक अदम ताउन 1929, सही जवाब लिखेंगे हम तहरीक अदम ताउन 1920। उसके बाद में यानी चौथा ग्रुप अपना जोड़ियों का, जिसमें अलीफ में नंबर 1 दिया हुआ है द्वारकानाथ टैगोर, उसके सामने लिखा हुआ है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दूसरा है दादा भाई नौरोजी उमेश चंद्र बैनर्जी, उसके सामने लिखा हुआ है इंडिया एसोसिएशन। तीसरा है जस्टिस काशीनाथ तिरंबक तिलंग फिरोज शाह मेहता, उसके सामने लिखा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चौथा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उसके सामने लिखा है इंडियन एसोसिएशन। गलत जोड़ी है इसमें द्वारकानाथ टैगोर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सही जोड़ी है द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। उसके बाद हमारे को अगला सवाल आता है कि किसी तारीखी जगह शख्स वाक़ये का नाम या मकाम का नाम लिखिए। यानी एक जुमला दिया हुआ रहता है, उसके ताल्लुक से हमारे को एक कुछ तो भी नाम देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पहला जुमला दिया हुआ है 1942 में कायम की गई मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम वाले इलाके, यानी मुतवाज़ी हुकूमत ने कौन कौन से इलाके कायम किए थे। जवाब में लिखेंगे बंगाल में मदनापुर, यूपी में बिलिया और भागलपुर, बिहार में पूर्णिया और महाराष्ट्र में सतारा। नंबर 2, 1943 में बरतानिया से आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए आज़ाद किए गए जज़ायर। जवाब लिखेंगे अंडमान निकोबार जज़ायर। तीसरा है 1857 की बगावत की सरबराही जिन्हें सौंपी गई। जवाब है बहादुर शाह जफ़र। चौथा है पेशवा बाजीराव दुबम के मुशीर जिन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया था। जवाब है तिरंबक जी डेंगले। पाँचवा है सतारा ज़िला में बगावत का ऐलान करने वाले रामवंशी बिरादरी के सरबराह। जवाब है चितरंजन सिंह। अगला नंबर है लॉर्ड डलहौजी के ज़रिए बरतानवी हुकूमत में इंज़माम के कानून के ज़रिए शामिल कराई गई देसी रियासतें सतारा, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वगैरह। अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए ज़मीनों के महसूलात के लिए मुतारिफ़ कराए गए नए कवानीन। जवाब है क़याम धारा, जामनदारी, रैयतदारी, मुहालदारी। और उसके बाद नंबर है 1856 में बरतानी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों को दी गई नई राइफ़लें। जवाब है इनफील्ड राइफ़लें। उसके बाद का नया जुमला है 1857 की बगावत की इब्तिदा के इलाके। 1857 की बगावत के इब्तिदा के इलाके, उसमें लिखेंगे मेरठ, लखनऊ, दिल्ली। अगला नंबर है 1857 की बगावत में शामिल महाराष्ट्र के इलाकों के नाम सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, बगलान, धारवाड़। अगला नंबर है इंतहा पसंद गिरोह के सरबराह का नाम। जवाब है लोकमान्य तिलक। अगला नंबर है अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के एतदाल पसंद रहनुमा, उसका जवाब है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल गणेश आगरकर। अगला नंबर है अपना 13वां इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास के इनेकाद का मकाम। जवाब है मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 14वां नंबर है दफ़ा 124A के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले भारतीय रहनुमा। जवाब है लोकमान्य तिलक। 15वां जुमला है अपना दफ़ा 124A के तहत जब्त की गई किताब 1857 की पहले जंगी आज़ादी के मुसन्निफ। जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। 16वां नंबर है महाराष्ट्र के पहले मुस्लिह इनकलाबी। जवाब है वासुदेव बलवंत फड़के। 17 है पहली आलमी जंग में बरतानिया की मदद की अपील पर अपनाई गई तिलक की पॉलिसी का नाम। जवाब लिखेंगे हम जवाबी ताउन की पॉलिसी। 18 नंबर है बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष की क़यादत में कायम इनकलाबी तंजीम का नाम। जवाब है अनुशीलन समिति। 19वां नंबर अपना गदर तंजीम के ज़रिए जारी करदा अखबार का नाम। जवाब है गदर। 20वां नंबर अपना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी वगैरह पर चलाए जाने वाले केस का नाम। जवाब है काकोरी साजिश। 21वां नंबर अपना भारत के दस्तूर की बुनियाद जिन इक़दार पर रखी गई उनके नाम। जवाब है इंसाफ, आज़ादी, मुसावत और भाईचारगी। 22वां नंबर अपना 1942 में बंगाल में कायम कौमी हुकूमत के सरबराह। जवाब है अजय मुखर्जी। अगला सवाल हमको आएगा ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज लिखिए। उसमें पहला है महाराष्ट्र में 1857 से कबल अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने वाली ज़ातें, जमातें और फ़िरके। उसमें लिखा हुआ है भील, रामेशी, पायक, गडकरी। जवाब लिखेंगे हम पायक। 1857 की जंगी आज़ादी में शामिल इलाके मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। जवाब है हैदराबाद। तीसरा जुमला है हमारा लॉर्ड डलहौजी के इंज़माम के कानून के तहत बरतानवी सल्तनत में शामिल देसी रियासतें सतारा, जूनागढ़, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। जवाब है जूनागढ़। अगला नंबर है हमारा जूनागढ़ हो गया।
उसके बाद में है 1857 की आज़ादी के सरकर्दा सरबराहन, उसका जवाब लिखेंगे बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब पेशवा, एलन एक्टिव होम, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अब्दुल्ला। उसका 5वां जुमला है अपना सुभाष चंद्र बोस की सरबराही में आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए फ़तह किए गए इलाके। इसमें कुछ इलाकों के नाम दिए हुए हैं जैसे अंडमान निकोबार, अराकान, भूटान। जवाब में लिखेंगे हम भूटान। उसके बाद में है गांधी जी के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई गई तहरीकें, यानी कौन कौन सी तहरीकें गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई थी। इसमें है चंपारण सत्याग्रह, तहरीक अदम ताउन, तहरीक सिर नाफरमानी और तहरीक रेशमी रुमाल। जवाब लिखेंगे तहरीक रेशमी रुमाल। अगला नंबर है अपना मुस्लिह इनकलाबियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर चलाए गए मशहूर मुकदमात। उसका जवाब हम इसके अंदर नाम दिए हाशिमपुरा केस, काकोरी साजिश, मेरठ केस, कानपुर केस। जवाब है हाशिमपुरा केस। उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तंजीम के इनकलाबी सरबरा, उसके अंदर बहुत सारे नाम दिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मैडम कामा, राजगुरु, सुखदेव, बट किशोर दत्त। जवाब है मैडम कामा। अगला नंबर है चटगांव बरतानवी असलहा पर हमला करने वाले हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबरान, सूर्या सेन, अरुण आसिफ अली, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेवार। जवाब है अरुण आसिफ अली। 10वां नंबर है इसके अंदर अपना इंतहा पसंद गुरोह के सरबराहान, इंतहा पसंद गुरोह के सरबराहान, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं लोकमान्य तिलक और गोपाल गणेश आगरकर और लाला लाजपत राय, जिसके अंदर गलत है गोपाल गणेश आगरकर। अगला हमारा जो सवाल आएगा वो है कि भाई मुनासिब वजह मुंतखब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। इसमें पहला जुमला जो दिया हुआ है वो है कि पायकों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुस्लिह बगावत कर दी क्योंकि, उसका जवाब लिखेंगे हम अंग्रेज़ों ने पायकों से विरासत में चली आ रही ज़मीनें ज़ब्त कर ली थी। दूसरा जुमला यह दिया हुआ है रियासत कोल्हापुर के गडकरियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उसका सही जवाब हम लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इन गडकरियों के इख्तियारात छीन लिए और उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी। अगला नंबर है ज़मीन के लगान के नए बरतानवी तरीक़ों से किसान तलाश और हुकूमत व ज़मींदार होते चले जा रहे थे। उसका सही जवाब लिखेंगे कि किसानों को हर सूरत में लगान नकद अदा करनी पड़ती थी। चौथा जुमला दिया हुआ है अंग्रेज़ी फ़ौज को 1857 की बगावत की इब्तिदा में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली मगर वो बागियों को कुचलने में कामयाब हो गए क्योंकि ऐन मौके पर नेपाल के राजा जंग बहादुर अपने गोरखा फ़ौजी दस्ते के साथ अंग्रेज़ों की मदद को आ पहुँचा। 5वां नंबर है मलिका बरतानिया ने 1858 में एक ऐलाननामा जारी करके भारतीयों की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की। उसका जवाब है मलिका बरतानिया 1857 की बगावत के वाक़ये को दोबारा नहीं होने देना चाहती थी। अगला नंबर है कि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद अपने दौरे इक़्तिदार में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी। उसका जवाब हम लिखेंगे क्योंकि 1857 की जिद्दोजहद का मुकाबला करते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीयों के इत्तेहाद की ताकत का इल्म और तजुर्बा हो गया था। अगला नंबर है एतदाल पसंदों ने सियासी आज़ादी को तरजीह देने से इनकार कर दिया क्योंकि, उसका सही जवाब है उनका मानना था कि समाजी इस्लाहात के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। अगला नंबर है हमारा इंतहा पसंदों ने समाजी इस्लाह से ज़्यादा सियासी आज़ादी की हिमायत की। उनका मानना था कि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहात के लिए साजगार माहौल फराहम कर सकती है। अगला नंबर है मैं अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने कलेक्टर जैक्सन को कत्ल कर दिया। जवाब वो गणेश दामोदर सावरकर को दी गई सज़ा का बदला लेना चाहते थे। अगला नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबरान ने सरकारी ख़जाना लूटने का मंसूबा बनाया। उसका सही जवाब है वो अपने इनकलाबी अज़ाइम को पूरा करने के लिए लगने वाले पैसे हासिल करना चाहते थे। अगला नंबर है कुछ इनकलाबी नौजवानों ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली क्योंकि, जवाब लिखेंगे वो हुकूमत बरतानिया के नौआबादियती निज़ाम को उखाड़ फेंक कर मजदूरों की हुकूमत कायम करना चाहते थे। अगला नंबर है भगत सिंह और बट किशोर दत्त ने कानून साज असेंबली में बमों के धमाके किए। उसका जवाब है क्योंकि बरतानवी हुकूमत शहरियों के हुकूक गस्ब करने वाले 2 बिल पास करवाना चाहती थी। अगला नंबर अपना आएगा सवाल अपने को के दिए गए नक्शे का मुतालिया कीजिए और करके इस पर मबनी सवालत के जवाबत लिखिए। पीछे नक्शा आएगा उसका। इंतहाई शुमाल में 1857 की बगावत में हिस्सा लेने वाले 3 इलाकों के नाम। जवाब है पेशावर, लाहौर, फिरोजपुर। दूसरा है 1857 की बगावत बांग्लादेश के किन इलाकों में फैली। उसका जवाब है ढाका और चटगांव। तीसरा सवाल है मौजूदा महाराष्ट्र से 1857 की बगावत में शामिल इलाकों के नाम लिखिए। जवाब है औरंगाबाद, नागपुर, सतारा और कोल्हापुर। चौथा सवाल है भारत के किन इलाकों या रियासतों में 1857 की बगावत का नुमायाँ असर नज़र आता है। जवाब है शुमाली इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, शहरों वगैरह में। अगला नंबर है 5वां सवाल भारत की किस रियासत में बगावत का कोई असर नज़र नहीं आया। जनाब है जनूबी इलाके
कर्नाटक और तमिलनाडु, ये है उसका नक्शा। और नाम दिखे यहाँ पे मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, लखनऊ, नसीराबाद, ग्वालियर, झांसी, सब नाम दिए हुए यहाँ पे। औरंगाबाद है, बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद अगला सवाल हमारा आता है कि दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर तस्वुराती खाका दिया हुआ है कि भाई अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में ज़मीनों के नए महसूलात के निज़ाम, उनके नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से उन्होंने टैक्स वसूल करने के निज़ाम जारी किए थे। यहाँ दिया हुआ है ज़मानदारी, रैयतदारी, मोहालदारी और क़यामदारी। उसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है खानदेश नांदेड़ यानी 1857 से कबल की बगावतें, कौन कौन सी बगावत हुई जो 1857 से पहले हुई है, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। खानदेश में हुई थी भीलों की बगावत, नांदेड़ में हुई थी हंसा जी नाइक की बगावत, और सतारा में रामेशियों की बगावत, और गडकरियों की बगावत हुई थी कोल्हापुर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे खाका दिया हुआ है कि 1857 की बगावत के मुख्तलिफ इलाकों के सरबराहन के नाम, जैसे यहाँ दिया हुआ है दिल्ली में बहादुर शाह बख्त खां, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर के अंदर नाना साहब पेशवा। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला खाका दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के कायम से कबल की तंजीमें, यानी इंडियन नेशनल कायम होने से पहले कौन कौन सी तंजीमें कायम हुई थी। देखा है 1837 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन कायम हुई, 1866 के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कायम हुई, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कायम हुई, 1884 में मद्रास महाजन सभा कायम हुई। यहाँ पर पाँचवा जो खाका दिया हुआ है कांग्रेस के मशहूर इजलास के शहर और साल, यानी कांग्रेस के जो मशहूर इजलास हुए कौन से सन में और कौन से शहर में हुई। तो कांग्रेस का जो पहला इजलास हुआ है मुंबई में 1885 में हुआ था, दूसरा जो इजलास हुआ है सूरत में 1907 में हुआ, तीसरा जो इजलास हुआ 1920 में नागपुर में हुआ, और चौथा जो इजलास हुआ मुंबई का 1942 में मुंबई में हुआ। उसके बाद में है अगला खाका अपना छठा कि भाई गांधी जी के ज़ेर क़यादत मशहूर सत्याग्रह, गांधी जी के ज़ेर क़यादत मशहूर सत्याग्रह कौन कौन से है। तो 1917 में जो हुई वो चंपारण सत्याग्रह कहलाती है, 1919 में जो हुई रोल टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह कहलाती है, 1920 में जो हुई तहरीक अदम ताउन कहलाती है, और 1930 में जो है दांडी यात्रा कहलाती है। उसके बाद का जो खाका है वो मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम के इलाके और रियासत है। उसके बाद में सामने जवाब दिया है उसका कि भाई बीला और भागलपुर के यूपी के अंदर जो इलाके थे मुतवाज़ी हुकूमत के, वह है बीलिया और भागलपुर, और बिहार में जो था वो पूर्णिया, बंगाल में जो था वो मदनापुर, और महाराष्ट्र में जो इलाका था वो सतारा। उसके बाद जो सवाल आता है वो आता है कि भाई मुख्तसर नोट लिखिए या फिर तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए। इसमें पहला जो नोट दिया है जिस पे हमको लिखना है वो है इंतहा पसंद, यानी इंतहा पसंद के बारे में हमको मालूमात देनी है। उसका हम जवाब ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, इब्तिदा से कांग्रेस में 2 ग्रोह बन गए थे, एक एतदाल पसंद, दूसरा इंतहा पसंद। इंतहा पसंद मुफक्करीन वो थे जिन्होंने इसरार किया कि आज़ादी हमारी फितरी और अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहात के लिए साज़गार माहौल फराहम कर सकती है। दूसरा जो दिया है लोकमान्य तिलक, जो इंतहा पसंद ग्रोह के लीडर थे, वो इस बात पर बज़िद रहा करते थे कि पहले हमें अपने इस घर को वापस हासिल करना चाहिए जो हमसे दूसरों ने छीन लिया है, तभी हम इसमें इस्लाह कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है लोकमान्य तिलक का मानना ये था कि हुकूमत बरतानिया किसी भी तरह की दरख्वास्त, शिकायत, अरीज़े और तकरीरों पर कान नहीं धरेगी, इसलिए इसमें ताकत से अपनी आज़ादी को हासिल करना चाहिए। और दूसरा जिस पे हमको नोट लिखना है आज़ाद हिंद फ़ौज, इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे हम। पहला पॉइंट उसमें डालेंगे, साल 1939 में हिटलर ने यूरोप में दूसरी आलमी जंग का मुआज़ खोल दिया था। दूसरा पॉइंट, इस आलमी जंग में जापान ने जर्मनी का इत्तेहाद बनने का फ़ैसला किया और एशिया के जुनूब मशरिकी बरतानवी इलाकों को फ़तेह कर लिया। बेशुमार भारतीय सिपाहियों को जापान ने अपना जंगी कैदी बना लिया। तीसरा है राज बिहारी बोस ने इन भारतीय सिपाहियों को आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल कर लिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस फ़ौज को दोबारा तंजीम की। चौथा पॉइंट है इसमें 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का क़याम किया। पाँचवा पॉइंट है 1943 के अख्तिताम तक उन्होंने अंडमान निकोबार जज़ायर भी फतेह कर लिए। छठा पॉइंट है इसमें 1944 में उन्होंने आसाब के मशरिकी सूबे और बरतानवी फ़ौजी छावनी आरकान को फतेह कर लिया। सातवां पॉइंट है आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाही नामुसाद हालत में भी लड़ते रहे, लेकिन वो अम्फाल तक नहीं पहुंच सके और ना ही इस पर कब्जा कर सके। तीसरा जिस पे नोट लिखना है वो है पारती सरकार। जवाब है नंबर 1 पॉइंट है उसमें, महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में एक इनकलाबी क्रांति सिंह नाना पाटिल ने पारती सरकार यानी मुतवाज़िन हुकूमत कायम की।
उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सतारा ज़िला में अंग्रेजी अहदे का खात्मा करके अवामी हुकूमत कायम कर दी। नंबर दूसरा पॉइंट है, इस हुकूमत ने बाज़ाब्ता तरीके से इंतज़ामी कामकाज संभाल लिए और लगान वसूली और नज़्म व नस्क़, कानून व इंतज़ामिया, अदल व इंसाफ और मुजरिमों को सज़ाएँ देने जैसे फ़राइज़ अदा करने शुरू कर दिए। चौथा नोट जो हमको लिखना है, पाइकों की बगावत। इसमें जवाब लिख के अंदर पहला पॉइंट डालेंगे, अहद उस्ता में सिपाहियों की भर्ती का एक तरीका मौजूद था जिसे पाइक कहते थे। ऐसे सिपाही जो ज़रूरत पड़ने पर अपने हथियार के साथ जंग के लिए आए। ये ओडिशा की रियासत के राजाओं के खिदमतगार थे। नंबर तीसरा पॉइंट दूसरा है, राजा ने इन पाइकों को काश्त के लिए मुफ्त ज़मीन दे रखी थी। वो अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके गुजर बसर करते थे। इसके बदले में जब जंग का मौका आता तो ये लोग अपने राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेने के पाबंद थे। तीसरा पॉइंट है, 1803 में अंग्रेज़ों ने नागपुर के भोंसले हुक्मरानों से उड़ीसा फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों ने पाइकों से विरासत में चली आ रही ज़मीन जब्त कर ली। इस वजह से पाइक सख्त नाराज़ हो गए। अंग्रेज़ों के लगाए हुए टैक्स की वजह से नमक की कीमत बढ़ गई, जिससे आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। चौथा पॉइंट है, इसी का नतीजा था कि 1817 में पाइकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह बगावत कर दी। इसकी क़यादत बख्शी जगनबंधु विद्याधर ने की। पांचवा नोट जो हमको लिखना है वो है एतदाल पसंद रहनुमा। उसका जवाब ऐसा लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल गणेश आगरकर वगैरह कांग्रेस के एतदाल पसंद रहनुमा थे। उसमें दूसरा पॉइंट है कि उनका मानना था कि समाजी इस्लाहत के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। तीसरा पॉइंट है कि हमें पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, बाद में सियासी आज़ादी की, इसलिए हमें इस समाजी इस्लाहत को तरजीह देनी चाहिए। छठा जो हमारा नोट है वो है जवाबी ताउन की पॉलिसी। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम कि जब लोकमान्य तिलक मंडाले जेल से वापस आए उस वक्त दुनिया में पहली जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था। लोकमान्य तिलक ने ऐसी तजवीज़ पेश की कि भारत को इस आलमी जंग के नतीजे में पैदाशुदा हालात से फ़ायदा उठाना चाहिए। चूँकि इस जंग ने बरतानी हुकूमत को मुश्किल हालत में डाल दिया, इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन पर दबाव डालने का ये बिल्कुल सही वक्त है। सूबे मुंबई के गवर्नर ने जंग में मदद के लिए हिंदुस्तानी रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की। लोकमान्य तिलक ने बरतानी हुकूमत को पेश करदा अपनी शराइत में ये वाज़े कर दिया था कि भारतीय सिपाही उसी वक्त जंग में शामिल होंगे जब बरतानी हुकूमत भारत की आज़ादी देने का वादा करेगी। लोकमान्य तिलक की ये पॉलिसी जवाबी ताउन के नाम से जानी जाती है। जब गवर्नर ने इस पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा तब तिलक उठे और बगैर किसी कुछ कहे उन्हें अपनी जगह से फ़ौरन बाहर निकल गए। अगला नोट है मुस्लिह इनकलाबी तहरीक। इसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम, नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे, भारत में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जारी रहने वाली तहरीकें मुख्तलिफ शक्लों और दुश्वार हालात में भी जारी रही। नंबर 2, ऐसी ही एक तहरीक मुस्लिह इनकलाबी तहरीक कहलाती है। नंबर 3, इस इनकलाबी तहरीक का मकसद बरतानवी इंतज़ामिया को कमज़ोर बनाना, लोगों के जहनों से बरतानवी हुकूमत का डर व खौफ निकालना और भारत से बरतानवी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना था। उसके बाद में अपना 8वां है गदर तंजीम, जिस पे हम नोट लिखेंगे। उसका जवाब हम ऐसा लिखेंगे, उसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने गदर नाम की एक तंजीम कायम की। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खान खोजे वगैरह इसके सरकर्दा रहनुमाओं में से थे। नंबर 2, गदर से मुराद बगावत है। इस तंजीम ने गदर नाम से एक अखबार भी जारी किया। नंबर 3, इस अखबार के ज़रिए हिंदुस्तानियों को वतन परस्ती और इनकलाब के पैगाम दिए गए। हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगले ने इस तरीक़ेकार से बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। उसके बाद सवाल आता है कि दिए गए बयानात की वजूहात बयान कीजिए। उसमें पहला बयान है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उमाजी और उनके साथियों के सरों पर 5000 रुपये नकद इनाम रख दिया। उसकी वजह नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, सतारा ज़िला में रहने वाले रामवेशी बिरादरी ने चित्तरंजन सिंह की सरबराही में बगावत का ऐलान किया। संताजी और रोमाजी नाइक छोटे छोटे रामवेशी गुरों के सरबराह थे। नंबर 2, उन्होंने चंद साहूकारों के जरिए पूना से मुंबई भेजी जा रही माल वस्बाब की खेप को रास्ते में ही लूट लिया। नंबर 3, 1824 में उमाजी ने भाम्बरडा के मुकाम पर सरकारी ख़जाना लूट लिया। नंबर 4 पॉइंट है, दोनों ने अपनी सरगर्मियों से अंग्रेज़ों को परेशानी में डाल दिया। उनकी सरगर्मियों का खात्मा करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने उमाजी नाइक और उसके दोस्त भूजाजी नाइक, पांड्याजी और पिसाजी को गिरफ्तार करने के लिए उनके सरों पर 5000 रुपये का नकद इनाम रख दिया। नंबर 2 पॉइंट है, नांदेड़ में हंसाजी के बगावत का खात्मा हो गया। वजह नंबर 1, हंसाजी नायक नांदेड़ के इलाके में हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने निज़ाम की सल्तनत में अपना इलाका जम करने से इनकार कर दिया। इसके बरक्स उन्होंने निज़ाम के चंद किले फतेह कर डाले, जिससे जंग नागुज़ीर लाजमी हो गई। नंबर 2, मेजर पटमैन, कैप्टन इवानोस, कैप्टन टेलर अपने 400 फौजियों के दस्ते के साथ निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ाम के साथ शामिल हो गए। ये जंग 25 दिनों तक जारी है। आखिरकार हिंसाजी शिकस्त से 2-4 हुए। तीसरा जुमला दिया हुआ है जिसकी वजह लिखेंगे कि अंग्रेज़ी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों ने नई राइफ़लों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। उसकी वजह उसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, 1856 में बरतानवी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों को नई लंबी दूरी की इनफ्लैट राइफ़ल दी गई और इन राइफ़लों में भरने के लिए नए कारतूस दिए गए। तब फौजी छावनियों में यह अफवाह फैल गई कि इन नए कारतूसों में गाय और सूअर
की चर्बी मिलाई गई है। दूसरा पॉइंट हम ऐसा डालेंगे इसमें कि इन नए कारतूस को राइफल में भरने के लिए कारतूसों की थैली को दांतों से काटना उधेड़ना पड़ता था। तीसरा है गाय और सूअर की चर्बी मिले इन कारतूसों को अपने दांतों से तोड़ने का तस्वुर भी भारतीय सिपाहियों के मजहबी बुनियाद पर नामुमकिन था। जिन भारतीय सिपाहियों ने ऐसा करने से इनकार किया, अंग्रेज अफसरों ने उन्हें जबरन ऐसा करने पर मजबूर किया। साल 1857 में मार्च के महीने में बारकपुर छावनी में तानियत एक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, उसने भारतीय सिपाहियों के गुस्से के शोले को भड़का दिया और भारतीय सिपाहियों ने नई राइफलों को लेने से इनकार कर दिया। चौथा जो जुमला हमारे को इसमें दिया गया है वो है आखिर अंग्रेज से दिल्ली पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो गए। उसकी वजह लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे उसमें 12 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस बगावत की कमान सौंप दी जो उस वक्त दिल्ली के हुक्मरान थे। उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान के तौर पर दोबारा बहाल किया गया। नंबर 2, इस तरह बहादुर शाह जफर बगावत के आम सरबराह बन गए। उनके अलावा नाना साहब पेशवा, तातिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, सेनानी बख्त खां वगैरह अपने अपने इलाकों में बागियों की कमान संभाले हुए थे। नंबर 3 है, इस बगावत के असरात दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मगरबी बिहार में ज़्यादा शदीद और बड़े पैमाने पर थे। बख्त खान ने दिल्ली की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। नंबर 4 पॉइंट है, 27 मई 1857 को अंग्रेजी फौजों ने दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली पर हमला किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चौथा पॉइंट है, इस जंग में ब्रिगेडियर निकोलस मारा गया। आखिरकार अंग्रेजों ने सर जॉन लॉरेंस नामी बरतानवी सिफारतकार और सिक्कों के फौजी दस्ते की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद 5वां जुमला है, विनायक दामोदर सावरकर को 50 साल के लिए सजाए काला पानी यानी अंडमान निकोबार रवाना कर दिया गया। उसकी वजह में पहला पॉइंट हम लिखते हैं, नंबर 1, 1899 में गणेश दामोदर सावरकर की तहरीक पर उसके भाई विनायक दामोदर सावरकर ने खुफिया इनकलाबी तंजीम मित्र मेला का कायम किया। दूसरा पॉइंट है, 1904 में इस खुफिया तंजीम का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया। इसी साल विनायक दामोदर सावरकर आला तालीम हासिल करके इंग्लिस्तान पहुंचे। यहाँ से उन्होंने इनकलाबी मज़ामीन, किताबें, पिस्तौल वगैरह भारत में अभिनव भारत तंजीम के अरकान को भेजने का नज़्म किया। नंबर 3 है, उन्होंने इटली के इनकलाब के खालिक जोसेफ मैज़ीनी की सवान हयात भी लिखी। उन्होंने एक किताब बउनवान 1857 की पहली जद्दोजहद आज़ादी भी लिखी। चौथा पॉइंट है, बरतानी हुकूमत को ऐसे ही अभिनव भारत की सरगर्मियों के बारे में पता चला, उन्होंने गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, बरतानी हुकूमत के कलेक्टर जैक्सन ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। गणेश दामोदर सावरकर को दी गई सज़ा का बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कानरे ने नामी नौजवान इनकलाबी ने जैक्सन को कत्ल कर दिया। चौथा पॉइंट है, बरतानी हुकूमत ने इस कत्ल के लिए विनायक दामोदर सावरकर को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। 7वां पॉइंट है, इसके अंदर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें कसूरवार ठहराया और उन्हें 50 साल के लिए सजाए काला पानी अंडमान रवाना कर दिया। छठा जुमला है, बरतानवी हुकूमत ने नील की काश्त को लाजमी करार दिए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। उसका जवाब है, नंबर 1, बिहार में ज़मीन और बागात के बरतानवी मालिक मकामी किसानों को सिर्फ नील की काश्त करने पर मजबूर करते थे, बल्कि वो इन किसानों से बड़े ही कम दामों में नील खरीदते भी थे। नंबर 2, गांधी जी ने इस इस्तेसाल के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया और इन किसानों को सत्याग्रह के जरिए इस तकलीफ से आज़ादी दिलाने का फैसला किया। नंबर 3, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण ज़िले में मकामी किसानों के मसाइल को पुरजोर तरीके से पेश किया। नंबर 4 पॉइंट है, बिला आखिर गांधी जी अपने मकसद में कामयाब रहे और बरतानवी हुकूमत ने नील की काश्त को लाजमी करार दिए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 7वां जुमला इसके अंदर है, बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नजर आने लगा। उसकी वजह में नंबर 1 पॉइंट डालेंगे हम, इस दौर में भारत में एक अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद कमज़ोर होनी शुरू हो गई और भारत छोड़ो तहरीक के जरिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अवाम की नाराजगी और शदीद मुखालफत का मुजाहरा हो गया था। दूसरा है, बरतानवी इंतजामिया को महसूस हो गया अब इनके लिए भारतीयों पर ज़्यादा दिनों तक हुकूमत करना आसान नहीं रह गया और बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नजर आने लगा था। तीसरा पॉइंट है, 1946 में भारतीय बहरिया के सिपाहियों में बगावत ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बेचैनी में इजाफा कर दिया। अगला सवाल हमको आता है, अपनी राय लिखिए या अपने नज़रियात बयान कीजिए। उसमें पहला सवाल यह है कि दुनिया में नवाबदियत का उरूज यूरोपी तिजारत में हुई ज़बरदस्त तौसे का नतीजा था। उसका हम जवाब लिखेंगे कि नंबर 1 पॉइंट उसमें डालेंगे, सनती इनकलाब की वजह से यूरोपी सरमायादारों को अपना जायज़ सरमाया सनतों और तिजारत में लगाने का मौका मिला। नंबर 2 लिखेंगे, हम यूरोप में सनतों के उरूज ने खाम माल के ज़राई की ज़रूरत और पक्के माल के फ़रोख्त के लिए बाजार की तलाश, इन दो मकासद को पूरा करने के लिए यूरोपी बाशिंदों को एशिया और अफ्रीका की तरफ खींचा। उसके बाद में
तीसरा पॉइंट हम उसमें डालेंगे, यूरोपी ताजिर जायद पक्का माल फरोख्त करने और खाम माल सस्ते दामों पर हासिल करने के लिए एशिया और अफ्रीका में आए। चौथा पॉइंट है, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कुदरती और मादनी ज़राए पर मुस्तकिल कब्जे के बारे में सोचा। मकामी राजाओं से इजाज़त लेकर धीरे धीरे उन्होंने साहिली इलाकों में अपनी फैक्ट्रियाँ कायम करनी शुरू कर दी। पाँचवा पॉइंट है, इन तिजारती मराकिज़ की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी मजबूत बहरी फौज का इस्तेमाल किया। छठा पॉइंट है, मकामी राजाओं को शिकस्त देकर वो साहिली इलाकों पर काबिज हो गए और उन इलाकों पर अपनी अपनी सल्तनतों में शामिल कर लिया। सातवां पॉइंट है, अपने मकबूजा इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा करार देकर उन्होंने यहाँ अपनी नवाबदी बसाई और बड़े पैमाने पर माशी इस्तेहसाल का आगाज़ किया। आठवां पॉइंट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में नवाबदियत का उरूज यूरोपीय तिजारत में हुई ज़बरदस्त तौसे का नतीजा था। दूसरा सवाल ऐसा है हमारा कि स्वतंत्र वीर सावरकर के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी ये भारत की पहले जंग आज़ादी कहलाती है। उसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि स्वतंत्र वीर सावरकर के मुताबिक 1857 की बगावत में पहली मरतबा हर ज़ात, हर मज़हब और हर फ़िरके के लोगों ने मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। नंबर 2 पॉइंट है, इस बगावत में पहली मरतबा मकामी राजे, रजवाड़े और देसी रियासतों के हुक्मरानों ने भी मुत्तहद होकर हिस्सा लिया। तीसरा पॉइंट है, उसमें इस बगावत में हर किसी के अंदर रियासत के बजाय कौम परस्ती के जज्बात पैदा हुए। इस कौम परस्ती ने लोगों को मुस्तहिद होकर लड़ने के लिए आमादा किया। चौथा पॉइंट है, 1857 की बगावत में हुक्मरान सिपाहियों के साथ साथ आम लोगों ने भी पुरजोश हिस्सा लिया और अपनी जान एक मकसद की खातिर कुर्बान कर दी। पाँचवा पॉइंट है, इसमें यह बगावतें अगरचे नाकाम हो गई मगर इस बगावत ने नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ बड़ी ताकत से लड़ने के इरादे को मज़ीद पुख्ता कर दिया। छठा पॉइंट है, इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी ये भारत की पहली जंग आज़ादी कहलाती है। तीसरा सवाल ऐसा है कि 1857 की जंग आज़ादी दरअसल अंग्रेज़ों की कारस्तानी और हिंदुस्तानी समाज में फूट डाल और हुकूमतकारी की पॉलिसी का नतीजा थी। जवाब उसका लिखेंगे हम। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, 1857 की जंग आज़ादी बरतानवी फ़ौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों के दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी और तनाव के नुक्ता उरूज पर पहुंच जाने की वजह बरपा हुई थी। नंबर 2, इसके पसेपुश सियासी, समाजी और मजहबी माशी असबाब भी थे। अंग्रेज़ अफसरान के ज़रिए हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ बरता जाने वाला नारवा सलूक और उन पर मुसल्लत की जाने वाली पाबंदियाँ इससे बेचैनी की बुनियादी वजूहात में शामिल थी। नंबर 3, भारतीय सिपाही अपने भत्तों में की जाने वाली कटौती से नाराज़ थे। इसके अलावा समंदर पार की मुहिमात के लिए मजबूर किया जाना, रोज़ाना परेड की दौरान अफसरान के जरिए जलील किया जाना और तरक्की और तबादले के मामलात और मौक़े में किया जाने वाला तासुब, अलतुआ और टालमटोल का रवैया, इन सभी ने मिलकर भारतीय सिपाहियों के दिलों की ज़बरदस्त ठेस पहुँचाई थी। नंबर 4 है, शहरी सतह पर लॉर्ड डलहौजी ने बदइंतज़ामी का कानून और गोद लेने पर पाबंदी का कानून इख्तियार कर रखा था, जिसने इन रियासतों के हुक्मरानों में बेचैनी और गुस्सा पैदा कर दिया था। नंबर 5 है, अपनी इस पॉलिसी पर अमल करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने रियासत सतारा, जीतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वगैरह का बरतानवी सल्तनत में इंतजाम करवा लिया था। नंबर 6 है, इस तरह के इंतजाम की वजह से देसी रियासतों की अफवाज को भी ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार अवाम ने अपने पुराने पेशे यानी खेती बाड़ी की तरफ लौटने का फैसला किया, जिसकी वजह से काबिल काश ज़मीन पर ज़बरदस्त बोझ बनने लगा। 7वां पॉइंट है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये यकीन हो गया कि कंपनी की हुकूमत अपने इंतज़ामी क़वानीन के ज़रिए उनके मज़ाहिब और अक़ीदों को बर्बाद करने पर तुली है। 8वां पॉइंट है, इसमें अंग्रेज़ों के ज़रिए मुतारिफ़ करवाए गए ज़मीन की लगान के इन नए निज़ामों से किसान कल्लाश और हुकूमत और ज़मींदार बर्बाद हो रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना, इससे कबल ज़मीन की लगान अनाज और दीगर अशिया की सूरत में जमाई करवाई जा सकती थी, मगर अब किसानों को लगान की नकद सूरत में अदा करनी पड़ती थी। अगला नंबर है, चाहे कहत हो या फसल हो ख़राब हुई हो, टैक्स अदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ज़्यादातर अरसा कहत साली का रहा, किसानों को संगीन हालात में भी इन कवानीन का पाबंद रखा गया। अगला नंबर है कि कहत साली और वबाई अमराज ने बड़े पैमाने पर इंसानों और जानवरों को मुतासिर किया। ऐसे संगीन दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत का तरीक़ाकार गैर इंसानी और ज़ालिमाना ही रहा। अगला नंबर है, इस तरह हासिल की गई ज़मीनों पर अंग्रेज़ मालिकान नील जैसी नकदी फसलों की काश्त के लिए मुख्तस कर देते थे। अंग्रेज़ी सनतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का बड़े पैमाने पर इस्तेसाल किया गया, इनकी हालत इंतहाई ख़राब थे। अगला नंबर है, पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, मायूसी और बदअक़ीदगी फैल गई, जिसने आम लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी। अगला नंबर है, हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज के हवाले से इस तरह के मुनज़्ज़म मालियाती इस्तेसाल और जबरी मजहबी तब्दीली जैसी बरतानवी पॉलिसी ने भारतीय अवाम की बेचैनी में इजाफा और नुमाया किरदार निभाया। अब हमारे को सवाल आता है कि मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसके अंदर अगर अपना जो सवाल आएगा वो है, ऐसा सवाल है, 1822 के अख्तिताम तक लेफ्टिनेंट ओटर्म ने भीलों की बगावत का कामयाबी से कलमका किया। जवाब है,
नंबर 1 पॉइंट है उसमें 1818 में अंग्रेज़ों ने पूरे खानदेश पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। सातपुड़ा, सातमाला और अजंता के इलाकों के भील अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। दूसरा पॉइंट है पेशवा बाजीराव दुगम के मुशीर तिरंबक जी डेंगले को अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया। उसने कैद से फरार होने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट है तिरंबक जी डेंगले के भतीजों गोड़ा जी और मुहापा की क़यादत में भीलों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। तकरीबन 8000 के करीब भीलों ने इस बगावत में हिस्सा लिया। चौथा है कैप्टन बर्गस ने भीलों को मिलने वाली तमाम रसद को बंद कर दिया। इसी दौरान एक और बरतानवी अफसर माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन ने भीलों को मुतमईन करने की पॉलिसी अख्तियार की। पाँचवा पॉइंट है इसमें उन्होंने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के काम में लगाया गया उस अफसर ने भीलों को नौकरियों और पेंशन की पेशकश की। तमाम भीलों को यका व तनहा कर देने की पॉलिसी भी जारी रखी। छठा पॉइंट है इसमें लेफ्टिनेंट ऑटरम के जरिए भी हज़ारों भीलों पर मुश्तमिल एक और बगावत को उछला गया। ताहम वो भीलों के साथ मुकीम भी रहा, उसने उनका एतमाद जीत लिया। सातवां पॉइंट है उसने भीलों को शहरी तमद्दुन ज़िंदगी के सुधारे में लाने की कोशिश की। इसने भीलों के लिए आम नाफी ज़मीन की अती ज़राअती कर्ज़ की सहूलत दी। उसने आंसी के जराइम की सज़ाएँ मुलतवी करके उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया और भीलों की मुखालिफत को कमज़ोर कर दिया। दूसरा सवाल है रवींद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया। जवाब उसमें पहला पॉइंट है बरतानी हुकूमत ने भारत में तेज़ी से फैल रही कौमी तहरीकों को कुचलने के लिए कमेटी बनाई। इस कमेटी के सदर सर सिडनी रोलेट थे। नंबर 2 इस कमेटी ने 1919 में एक कानून को मंजूरी दी जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उसमें इस कानून के जरिए बरतानी हुकूमत को इख्तियार अता किया गया कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को बगैर वारंट और तफ्तीश के कैद में रख सकती है या उस पर मुकदमा दायर कर सकती है। चौथा पॉइंट है उसमें महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के जरिए एहतजाज करने का फैसला किया। गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को अवाम से रोज़मर्रा के कारोबार बंद करके बड़े पैमाने पर हड़ताल में शरीक होने की दरख्वास्त की। पाँचवा पॉइंट है पंजाब में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार का दिन था। इस त्यौहार को मनाने और जलसे में शरीक होने के लिए हज़ारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हो गए। उनमें से बेशुमार लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि हुकूमत इस तरह के अवामी एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। सातवां पॉइंट है जनरल डायर ने वार्निंग दिए बगैर उन लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस हादसे में तकरीबन 400 मासूम निहत्ते लोग मारे गए और हज़ारों लोग शदीद जख्मी हुए। इस वाक़ये को जलियांवाला बाग कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 इस वाक़ये ने पूरे भारत में लोगों में गम गुस्से की लहर पैदा कर दी और रवींद्रनाथ टैगोर ने इस वाक़ये को शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हुए बरतानी हुकूमत का अता करदा सर का खिताब लौटा दिया। तीसरा सवाल हमारा है बरतानवी फ़ौज ने गडकरियों को हथियार डालने पर मजबूर क्यों किया। जवाब है नंबर 1 पॉइंट है उसमें रियासत कोल्हापुर में किले के रखवालों को गडकरी कहा जाता था। मराठों के दौर में गडकरी एक तनख्वाहदार अफसर हुआ करते थे। ताहम अंग्रेज़ों ने गडकरियों के इख्तियार छीन लिए और उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। दूसरा पॉइंट है उसमें इस फैसले के खिलाफ मज़ाहमत रियासत कोल्हापुर के करीब सामनगढ़ में हुई। इन गडकरियों को काबू में करने के लिए कैप्टन ऑटर्म अपने दस्तों के साथ वारिद हुआ। अपने पहले दौर में बागियों ने पन्हाला, पावनगढ़ और विशालगढ़ के किलों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरा पॉइंट है बाद अज़ां मद्रास से मजीद मसलह दस्तों को उनकी सरकोबी के लिए रवाना किया गया और गडकरियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया। चौथा सवाल है 1942 की भारत छोड़ो तहरीक के दरमियान बनी मुतवाज़न हुकूमत की वजह से बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नज़र आने लगा। उसका जवाब है उसमें पहला पॉइंट ऐसा है कि 1942 में भारत में चंद ऐसे इलाके थे जहाँ की अवाम ने अंग्रेज़ी इंतज़ामिया को जड़ से उठा फेंका। नंबर 2 बंगाल में मदनापुर ज़िला, यूपी में बलिया और भागलपुर, बिहार में आजमगढ़ के करीब पुरीना वगैरह इलाकों में अंग्रेज़ अफसरों को उनके दफाती छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सभी इलाकों में अवाम ने कारोबार संभाल लिया। तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र के सतारा ज़िला में एक इनकलाबी क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने पार्टी सरकार कायम कर दी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सतारा ज़िला में अंग्रेज़ी हुकूमत का खात्मा करके अवामी हुकूमत कायम कर दी। चौथा पॉइंट है इस हुकूमत ने बाज़ाब्ता तरीके से इंतज़ामी कामकाज संभाल लिया और लगान वसूली, नज़्म व कानून, इंतज़ामिया, अदल व इंसाफ और मुजरिमों को सज़ाएँ देने जैसे फ़राइज़ अदा करने शुरू कर दिए। पाँचवा पॉइंट है इस दौर में भारत में एक अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियादें कमज़ोर होना शुरू हो गई और भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम की नाराज़गी और शदीद मुखालिफत का मुज़ाहरा हो गया था। अरे वो मैंने आसिफ के पास दिया था, उसने अभी तक जमा ही नहीं कराया। आ रहा आज वो, मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक क्या हुआ, मेरे को दे दो। हाँ आज देखता हूँ लाके। नहीं अभी नीचे नहीं आए। आते क्या आते ना, मिलना है तो बोल रहा हूँ, बेल बजा आ जाते। कोई है क्या ज़हीर हुई?
बरतानवी इंतजामिया को महसूस हो गया कि अब उनके लिए भारतीयों पर ज़्यादा दिनों तक हुकूमत करना आसान रह गया है और बरतानवी साम्राज्य का खात्मा मुमकिन नजर आने लगा है। पांचवा सवाल है हमारा, रूपोश रहनुमाओं के नाम और उनके कारनामे बयान कीजिए। जवाब है उसमें पहला पॉइंट है 1942 से अख्ताम तक आम लोगों की हिमायत से इस तहरीक ने एक नया मोड़ ले लिया। इस तहरीक की क़यादत में नौजवान सोशलिस्ट रहनुमा जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन, अरुण आसिफ अली, SM जोशी और NG गोरे वगैरह पेश रहे। मकामी सतह पर पूरे मुल्क में बहुत सारे इनकलाबी ग्रोह कायम हो गए। भाई कोताल ने करजत तालुके में आज़ाद दस्ता कायम किया और नागपुर में जनरल आवरी ने लाल सेना कायम करके अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ खुदा को याद करने के अलावा दूसरे भी फरार का रास्ता भी बंद कर दिया। मुंबई में विट्ठल जौहरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने खुफिया रेडियो स्टेशन कायम किया जिनका नाम आज़ाद रेडियो रखा गया। अगला सवाल हमारा इस तरीके से आएगा कि 1857 की बगावत के बाद मलिका बरतानिया का ऐलाननामे और उसमें शामिल यकीन दहानियों के बारे में मालूमात दीजिए। जवाब में पहला पॉइंट डालेंगे, मतलब मलिका बरतानिया को हिंदुस्तानियों में फैली नाज़गी का पूरा इल्म था जिसकी वजह से 1857 की आज़ादी को जुला मिली। दूसरा पॉइंट, उसने अमन के क़याम के लिए इस मसले से मुताल्लिक़ एक ऐलाननामा शामिल करवाया जिसे मलिका बरतानिया का ऐलाननामा कहा जाता है। इस ऐलाननामे के ज़रिए मलिका ने यह वाज़ेह कर दिया था कि तमाम हिंदुस्तानी उसकी अपनी रियाया हैं और इस ऐलाननामे के ज़रिए हिंदुस्तानी को चंद यकीन दहानियाँ करवाना चाहती थी। तीसरा पॉइंट है, मलिका ने हिंदुस्तानियों को यकीन और भरोसा दिलाया कि बरतानवी हुकूमत अब भारतीयों के साथ जात पात, नस्ल, रंग, अक़ीदा और मकामी पैदाइश की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं करेगी। नौकरी और रोज़गार, काबिलियत और महारत की बुनियाद पर दी जाएगी। लोगों के मजहबी मामलों में कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। देसी रियासतों के हुक्मरानों के साथ किए गए तमाम माहिदों को पूरी पासदारी के साथ जारी रखा जाएगा। उसके बाद का पॉइंट है 1857 की इस जद्दोजहद ने हिंदुस्तानी समाज व माशरे पर गहरे असरात मरतब किए। एक रियासत और मजहब व फ़िरके से जुड़ी वफादारियों में बढ़कर कौमी वफादारी में तब्दील होने लगी और लोग बतौर एक कौम के मुत्तहद होने लगे। लोगों को इस बात का एहसास होगा कि अंग्रेज़ों से मसले जंग नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए मज़ीद नए जदीद तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल करने की ज़रूरत महसूस की। उसके बाद का है अगला पॉइंट अपना कि 1857 की जद्दोजहद का मुकाबला करते हुए अंग्रेज़ों को भारतीयों के इत्तेहाद की ताकत का तजुर्बा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। अगला सवाल आएगा अपना, एतदाल पसंद गुरोह और इंतहा पसंद गुरोह के दरमियान होने वाली नज़रियाती कशमकश को बयान करते हुए कांग्रेस में होने वाली फूट को बयान कीजिए। उसका जवाब है, उसमें पहला पॉइंट है, कांग्रेस के क़याम के बाद ही इसमें दो बड़े गुरोह पैदा हो गए जो एतदाल पसंद इंतहा पसंद कहलाए और इसी अरसे के दौरान महाराष्ट्र में समाजी इस्लाहत से ज़्यादा सियासी इस्लाहत को तरजीह दिए जाने को लेकर बहस छिड़ गई, दलाइल पेश किए जाने लगे। नंबर 2, इंतहा पसंद गुरोह की जानिब से मुफ़क्किर ने इशारा किया कि आज़ादी हमारी फितरी और अव्वलीन तरजीह होना चाहिए क्योंकि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहत के लिए साज़गार माहौल फराहम कर सकती है। नंबर 3, वहीं दूसरी जानिब एतदाल पसंदों का मानना था कि समाजी इस्लाहत के बगैर सियासी आज़ादी बेमानी और अधूरी है। चौथा है, गोपाल गणेश आगर का ऐसे मुफ़क्किरीन में से नुमायाँ थे जिनका मानना था कि समाजी इस्लाहत को तरजीह दी जानी चाहिए। नंबर 5, वो अक्सर कहा करते थे कि हमें पहले अपनी इस्लाहत करनी चाहिए। नंबर 6, इसके बरअक्स लोकमान्य तिलक जो इंतहा पसंद गुरोह के लीडर थे, इस बात पर वजीद रहा करते थे कि पहले हमें अपने घर को वापस हासिल करना चाहिए जो हमसे दूसरों ने छीन लिया है, तभी हम इसको इस्लाह कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, फिरोज शाह मेहता और गोपाल गणेश गोखले एतदाल पसंद गुरोहों के सरकर्दा लीडर थे। उनका ख्याल था कि अगर वो हुकूमत बरतानिया को अपनी शिकायत मासूबूत के पेश करके कायल कर सके तो हुकूमत भी उन्हें मायूस नहीं करेगी। उसके बाद अक्स लोकमान्य तिलक का मानना था कि हुकूमत बरतानिया किसी तरह की दरख्वास्त, शिकायत, तरीज़ी और तकरीरों पर कान नहीं धरेगी। 1907 में सूरत में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में एतदाल पसंद और इंतहा पसंदों के दरमियान इख्तिलाफ अपने नुक़्ते उरूज को पहुँच गया। एतदाल पसंद गुरोह अराकीन स्वदेशी और बाईकट की सिपाही को नज़रअंदाज करना चाहते थे, वहीं इंतहा पसंद अराकीन एतदाल पसंद के इक़दाम पर रोक लगाना चाहते थे। ऐसे हालत में इजलास के दौरान तनाव में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, दोनों के दरमियान सलाह नामुमकिन हो गई और बिलाखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रोहों में बढ़ गई। अगला सवाल जो हमारे को आएगा वो है दिए गए नुकात की मदद से मुफस्सल जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है 1857 की बगावत से कब भारत में आज़ादी की जद्दोजहद। उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, भारत में भीलों की बगावत, पाइकों की बगावत, रामविशियों की बगावत। पहला हम पॉइंट डील करेंगे भीलों की बगावत। उसका जवाब हम लिखेंगे 1818 में अंग्रेज़ों ने पूरे खानदेश पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। सातपुड़ा, सातमाला और अजंता के इलाकों के भील अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। दूसरा है, पेशवा बाजीराव दुबम के मुशीर तिरंबकजी डेंगले को अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया, उसने कैसे फ़रार होने की कोशिश की। तीसरा है, तिरंबकजी डेंगले के भतीजों गोड़ाजी महया की क़यादत में भीलों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। तकरीबन 8000 के करीब भीलों ने इस बगावत में हिस्सा लिया।
नंबर चौथा है कैप्टन बर्गस ने भीलों को मिलने वाली तमाम रसद को बंद करवा दिया। पांचवा, इसी दौरान एक और बरतानवी अफसर माउंट स्टुअर्ट इलिफिस्टन ने भीलों को मुतमईन करने की पॉलिसी अख्तियार की। छठा, उन्हें मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के काम में लगाया गया। इस अफसर ने भीलों को नौकरियों और पेंशन की पेशकश की, ताहम भीलों को यका व तन्हा कर देने की पॉलिसी भी जारी रखी। नंबर 7 है मेजर मोरन ने भीलों को अपने सामने हथियार डालने के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल न छोड़ा। अगला है पॉइंट पाइकों की बगावत। उसमें पहला पॉइंट डालेंगे हम, अहद वस्ता में सिपाहियों की भर्ती का तरीका मौजूद था जिसे पाइक कहते थे। ऐसे सिपाही जो ज़रूरत पड़ने पर अपने हथियार के साथ जंग के लिए आए। ये ओडिशा की रियासत के राजाओं के खिदमतगार थे। राजा ने इन पाइकों को काश्त के लिए मुफ्त ज़मीनें दे रखी थी। वो अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके गुजर बसर करते थे। इसके बदले में जब जंग का मौका आता तो ये लोग अपने राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेने के पाबंद थे। दूसरा है 1803 में अंग्रेज़ों ने नागपुर के भौंसले हुक्मरानों से ओडिशा फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों ने पाइकों से विरासत में चली आ रही ज़मीनें जब्त कर ली। इस वजह से पाइक सख्त नाराज़ हो गए। अंग्रेज़ों के लगाए हुए टैक्स की वजह से नमक की कीमत बढ़ गई, जिससे आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इसी का नतीजा था कि 1817 में पाइकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह बगावत कर दी। उसकी क़यादत बख्शी जगन बंधु विद्याधर ने की। तीसरा पॉइंट है हमारा रामेशियों की बगावत। इसमें पहला पॉइंट है सतारा जिला में रहने वाले रामेशी बिरादर ने चित्र सिंह की सरबराही में बगावत का ऐलान कर दिया। सांताजी और उमाजी नाइक छोटे छोटे रामेशी गुरों के सरदार थे। उन्होंने चंद साहूकारों के जरिए पूना से बम्बई भेजी जा रही माल व असबाब की खेप को रास्ते में लूट लिया। तीसरा है पॉइंट है इसमें 1824 में उमाजी नाइक ने भाम्बोरडे के मकाम पर सरकारी खजाना लूट लिया। चौथा पॉइंट है दोनों ने अपनी सरगर्मियों से अंग्रेज़ों को परेशानी में डाल दिया। उनकी सरगर्मियों को खात्मा करने के लिए बरतानी हुकूमत ने उमाजी नाइक और उसके दोस्त भूजाजी नाइक और पांड्याजी और पेशाजी को गिरफ्तार करने के लिए उनके सरों पर 5000 रुपये का नकद इनाम रखा। पांचवा महीने नकद कैप्टन मैककॉनटॉस ने उमाजी की गिरफ्तारी का बेड़ा उठाया और उमाजी ने अपने साथियों को बरतानवी अफसर के कत्ल का हुक्म दे दिया। ताहम अंग्रेज़ों ने भुंवर के मकाम पर उमाजी को दबोच लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। उसे पूना में फांसी दे दी गई। दूसरा सवाल आएगा हमको, अंग्रेज़ों के जरिए बनाए गए मुल्क से गद्दारी के कानून दफ़ा 124A की मालूमात झैल की नुकात की रोशनी में लिखिए। नंबर 1 है उसमें पॉइंट ताज़ीरात हिंद दफ़ा 124 की तारीफ़। नंबर 2 है तिलक का किरदार। नंबर 3 है दफ़ा 124 और महाराष्ट्र। जवाब में है पहला पॉइंट डालेंगे ताज़ीरात दफ़ा हिंद दफ़ा 124 की तारीफ़। 25 नवंबर 1870 को जेम्स स्टीफन ने ताज़ीरात हिंद में 124 को शामिल किया, जिसे मुल्क से गद्दारी यानी सेडिशन लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के ज़रिए ये वाज़ेह किया गया कि बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात, मज़ामीन और अलामात जो बगावत या सोरिश का बाअस बनेंगे, उनका इस्तेमाल काबिल सज़ा जुर्म कहलाएगा, जिस पर जुर्माना, कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है तिलक का किरदार। बंगुवासी नामी एक हफ्तावार अखबार को सबसे पहले इस कानून के तहत गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया। 15 जून 1857 को पूना से शाये होने वाले अखबार केसरी ने एक नज़्म बाउनवान शिवाजीचा उदगीर शाये की। लोकमान्य तिलक इसी अशात के ज़मीन में मौजूद अपने इदारे में इसी इशाअत के ज़मीन में मौजूद अपने इदारे में इस नज़्म की हिमायत की, जिसका उन्वान यह था कि हुकूमत करना यानी इंतकाम लेना नहीं, यानी आप हुकूमत कीजिए, इंतकाम मत लीजिए। और मुल्क से गद्दारी किसे कहते हैं। लोकमान्य तिलक इससे पहले भारतीय थे जिन्हें मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में दफ़ा 124A के तहत गिरफ्तार किया गया था। 14 मार्च 1828 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कानून नाफिज किया गया। ये कानून अखबारात में शाये होने वाले ऐसे मज़ामीन से मुताल्लिक़ था जिनसे बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती थी, या फिर ऐसे अखबारी मवाद जो लोगों के दरमियान ज़ात पात, रंग, नस्ल की बुनियाद पर नफरत करते थे। तीसरा पॉइंट है दफ़ा 124 और महाराष्ट्र। इसमें लिखेंगे हम, कोलकाता में मकामी सहाफ़ियों के ज़रिए इस कानून के ख़िलाफ़ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें सार्वजनिक काका कहा जाता था, और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे इस कॉन्फ्रेंस के ऐसे मदईन और मुंतज़मीन में से थे जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से सा। इस कानून को लागू कर बरतानवी हुकूमत ने मराठी ज़बान की 210 किताबों को जब्त कर लिया। लोकमान्य तिलक, शिवर अमांते, प्रांची और गणेश दामोदर सावरकर इस कानून के तहत मुल्क से गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया। सावरकर की लिखी किताब 1857 की पहले जंग आज़ादी दी इन किताबों में से एक थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। अगला सवाल, भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलह इनकलाबियों का किरदार बयान करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कारनामे बयान कीजिए। इसके अंदर नुकात है, पहला मुसलह इनकलाब का दौर, दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम,
तीसरा है मकासिद और कारनामे। पहला पॉइंट डील करते हैं मसले इनकलाबी का दौर। उसमें पहला पॉइंट है भारत में बरतानवी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ जारी रहने वाली तहरीकें मुख्तलिफ शक्लों और दुश्वार हालात में भी जारी रही। ऐसी ही एक तहरीक मसले इनकलाबी तहरीक कहलाती है। नंबर 2, इन मसले इनकलाबी तहरीकों का मकसद बरतानवी इंतज़ामिया को कमज़ोर बनाना, लोगों के जहनों से बरतानवी हुकूमत का डर व खौफ निकालना और भारत से बरतानवी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना था। दूसरा पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम। उसके अंदर नंबर 1 है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वगैरह गैर मजहबी तर्ज फ़िक्र रखने वाले इनकलाबी नौजवान थे। नंबर 2, 1928 में उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामी जमात कायम की। अंग्रेज़ों के इस्तेसाल से भारत को आज़ादी दिलाना उनका नज़्बुल ऐन था। तीसरा पॉइंट है वो भारत से किसानों और मजदूरों के इस्तेसाल करने वाले बरतानवी निज़ाम को जड़ से काट देना चाहते थे। चौथा है उनकी तंजीम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक आज़ाद शोबा था जो हथियार जमा करने और मंसूबों पर अमल दर आमद करने का काम करता था। इस महकूमे के सरगना चंद्रशेखर आज़ाद थे। आखिरी पॉइंट है इस सवाल का कि मकासिद और कारनामे। इस तंजीम के अरकान ने कई बहादुरी और दिलेरी के काम किए। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। बरतानवी अफसरान को सबक सिखाने और उनके होश ठिकाने लाने के लिए सॉन्डर्स का कत्ल कर दिया गया। नंबर 2 है बरतानवी हुकूमत ने कानून साजी असम्बली में शहरियों के हुकूक पर मुकम्मल डाका डालने और उनके हुकूक गज़ब करने वाले 2 बिल पेश किए थे। नंबर 3 है भगत सिंह और बट किशोर दत्त ने कानून साज असम्बली में बम के धमाके किए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 1931 में लाहौर में गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी गई। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगला जो यूनिट है यहाँ पे छठा यूनिट ख़त्म हो गया। अगला यूनिट हाजिर लेके इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे।